हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 351। एक सप्ताह जल्दी बीत गया। इस सप्ताह के दौरान साहिल और ब्लू एन्चेंट्रेस हर दिन पीस एरिया की सड़कों पर टहलते थे। वे लोगों को जाल में फंसाते थे और उन लोगों को भी फुसलाते थे जिनके पास चारा लेने के लिए उचित काम नहीं था। हालांकि वह और ब्लू एन्चेंट्रेस अक्सर उन लोगों को सबक भी सिखाते थे जो उनकी अमीर उपस्थिति के कारण उन्हें लूटना चाहते थे। दो ओआंग तो ब्लू एन्चेंट्रेस का यौन उत्पीड़न करना और उनके पैसे लूटना चाहते थे। हालांकि बाद वाले ने उन्हें तुरंत मार डाला। पिछले सप्ताह में बुराई से नफरत करने वाले दो लोग पीस एरिया में दिखाई दिए और उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इतना डरा दिया कि वे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सके। इसलिए पिछले 2 दिनों में किसी ने भी चारा बिल्कुल नहीं लिया था। आज वह दिन था जब सब इकट्ठा हुए थे। साहिल रेड फ्लेम मर्सिडीज के अस्थायी सभा स्थल के हॉल में मुख्य सीट पर बैठा था, जिसके पीछे ब्लू एन्चेंट्रेस और पॉल खड़े थे। इस समय हॉल लोगों से भरा हुआ था, एक सप्ताह पहले के विपरीत जब केवल 1 दर्जन लोग मौजूद थे। वे सभी कैसलैंड में विभिन्न आकारों के मर्सिनरी समूहों के कप्तान थे। उनमें से अधिकांश उच्च कमीशन के लिए आए थे और उनमें से बहुत कम वास्तव में रेड फ्लेम में शामिल होना चाहते थे। केवल किले की छोटी टीम ब्लैक वाटर मर्सिनरीज और कुछ बिखरे हुए मर्सिनरीज वास्तव में शामिल होना चाहते थे। हालांकि समूह एक सप्ताह पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। अब ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण में 3 मास्टर थे और वे सभी कैसलैंड में बड़े मर्सिनरी समूहों के कप्तान थे। उनमें से 2 को ट्यूलिप द्वारा भर्ती किया गया था जबकि 1 को किले द्वारा राजी किया गया था। इसके अतिरिक्त कई अन्य मध्य और शुरुआती चरण के ड्रैगन रैंकर्स भी थे। इतनी सारी बड़ी और छोटी ताकतों के एक साथ इकट्ठा होने से उनका समूह ऐसा दिखने लगा जैसे उनका मतलब काम से है। इस तथ्य के साथ कि साहिल पीक लेवल से ऊपर का एक सुपर मास्टर था, किसी ने भी उसकी ताकत के अस्तित्व को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। मैं सिल्वर फेस हूँ, रेड फ्लेम मर्सिनरीज का कप्तान और इस मिशन का सूत्रधार। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, साहिल ने कहा। कप्तान सिल्वर फेस, क्या आप वास्तव में टायरेंट को मार सकते हैं? ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण के कप्तानों में से एक लान किंग ने पूछा। यह उपस्थित सभी लोगों की चिंता भी थी। उन्हें पैसा पसंद था, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए उन्हें जीवित रहने की भी आवश्यकता थी। यदि इस बार डार्क केप पर उनके हमले के दौरान टायरेंट नहीं मरा तो भविष्य में सभी को कष्ट सहना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से मैं आप लोगों के साथ इस बारे में मजाक नहीं करूंगा, साहिल ने कहा। आप इसे कैसे साबित करेंगे? बातें करना आसान है, हम नहीं। इससे पहले कि लान किंग बोलना समाप्त कर पाता, साहिल ने एक ऐसी आभा निकाली जिसने उपस्थित सभी को डरा दिया। इसने पूरे हॉल को घेर लिया और फिर एक पल में गायब हो गई। क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? साहिल ने फीके स्वर में पूछा। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कप्तान सिल्वर फेस ने वह कदम उठाया होगा। मुझे आपसे कमतर होने पर बहुत शर्म महसूस हो रही है। मैं, लान किंग, निश्चित रूप से आपका समर्थन करूंगा, कप्तान सिल्वर फेस, लान किंग ने सम्मानपूर्वक कहा। वे जितने मजबूत थे उन्होंने साहिल की ताकत को उतना ही बेहतर समझा। लान किंग की ताकत के साथ, जो ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण में थी, साहिल द्वारा अभी निकाली गई आभा के सामने उसके पास प्रतिरोध की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक पीक ड्रैगन रैंकर कर सके। लान किंग जानता था कि वह टायरेंट को हराने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसमें उसका सामना करने का साहस होगा। हालांकि उसने उस आभा को सहने की हिम्मत नहीं की जो साहिल ने अभी निकाली थी। कोई अन्य प्रश्न? साहिल ने पूछना जारी रखा। कप्तान सिल्वर फेस, मैं पूछना चाहता हूं कि डार्क केप को जीतने के बाद हम लाभों को कैसे विभाजित करेंगे? आखिरकार हम लाभ के लिए आए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे अभी स्पष्ट कर दें। इसके अलावा आपको छोड़कर हम सभी मर्सिनरीज में सबसे मजबूत हैं और हम अपने साथ इतने सारे लोगों को लाए हैं। हमें दूसरों जैसा व्यवहार तो नहीं मिल सकता है ना? ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण के एक अन्य मास्टर ने पूछा। अन्य मास्टर्स ने भी साहिल की ओर देखा, उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह उनके हितों से संबंधित था। अध्याय 352। डार्क केप स्वर्ग द्वारा धन्य था और यदि वे संयुक्त रूप से भूमि पर कब्जा और प्रबंधन कर सकते थे तो भविष्य में उनका जीवन बहुत अधिक आरामदायक होगा। भले ही वे नहीं कर सके, वे सिल्वर फेस से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। डार्क केप को जीतने के बाद मैं आपको आपके योगदान के अनुपात में पुरस्कृत करूंगा और आपको संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त पैसा दूंगा। इस जगह में सिर्फ इसलिए कि आप मजबूत हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अधिक योगदान देंगे। यह इस मिशन में आपकी भूमिका पर निर्भर करता है। हालांकि रेड फ्लेम मर्सिनरीज डार्क केप पर कब्जा करने वाले एकमात्र व्यक्ति होंगे और यदि मुझे लगता है कि आपने बड़ा योगदान दिया है तो मैं आपको एक सिल्वर सीक्रेट ऑर्डर जारी करूंगा। जिनके पास सिल्वर सीक्रेट ऑर्डर होगा उन्हें मुझसे एक वादा मिलेगा। आप सभी को इस वादे के महत्व के बारे में पता होना चाहिए, साहिल ने धीमी आवाज में कहा। जब साहिल ने ये कहा तो सबकी आंखें चमक उठीं। कप्तान सिल्वर फेस का वादा।
उसके वर्तमान क्षेत्र के साथ यह एक बहुत भारी इनाम था। यदि वे इस सीक्रेट ऑर्डर को उस दिन तक रखते हैं जब वह अगले क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो मूल्य तेजी से बढ़ जाएगा। यदि इसे अंत तक छोड़ दिया गया तो ये शक्ति की नींव होगी। ये कम से कम कुछ दशकों तक उनकी सुरक्षा की गारंटी देगा। कोई भी ऐसे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। एक ऐसे मास्टर का वादा जो महान क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई कई वर्षों से कैसलैंड में था, तो उनमें से किसके दुश्मन नहीं थे। इस समय यदि रेड फ्लेम मर्सिनरीज डार्क केप पर कब्जा कर लेते हैं और कप्तान सिल्वर फेस टायरेंट को मार देते हैं, तो उनकी प्रसिद्धि आसमान छुएगी और सिल्वर सीक्रेट ऑर्डर रखने वाले किसी भी व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा। चिंता न करें कप्तान सिल्वर फेस, चूंकि आपने ऐसा कहा है, हम डार्क केप को जब्त करने में आपकी मदद करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। हाँ, हम निश्चित रूप से डार्क केप पर नियंत्रण पाने में आपकी मदद करेंगे, सभी ने एक स्वर में कहा। ठीक है, अब जबकि किसी को कोई समस्या नहीं है, आपको अपनी टीमों का नेतृत्व करना चाहिए और उन्हें छोटे समूहों में तोड़ देना चाहिए। हम 3 दिनों में डार्क केप के पश्चिम की ओर मिलेंगे। वहां पहुंचने पर मैं नंबर 1 ड्रैगन रैंक टायरेंट को चुनौती दूंगा और हर कोई गवाह बनेगा कि मैं टायरेंट को व्यक्तिगत रूप से कैसे मारता हूं। सब अपनी अपनी टीमों के साथ निकल गए। अभी उन्हें डार्क केप की ओर भागने की जरूरत थी। उनका वर्तमान स्थान डार्क केप से लगभग 1000 किलोमीटर दूर था। हालांकि 3 दिन पर्याप्त से अधिक थे, फिर भी वे जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते थे ताकि सदी की लड़ाई को याद न करें। ये लड़ाई इतिहास में दर्ज होने वाली थी। रेड फ्लेम मर्सिनरीज के केवल 3000 लोग थे, जो साहिल द्वारा ब्लैक वाटर मर्सिनरीज से 1000 से अधिक लोगों की भर्ती करने के बाद ही पहुंचे थे। हालांकि साहिल को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि रॉक बार की मालिक ट्यूलिप, जो एक मिड ड्रैगन रैंकर थी, भी रुकी हुई थी। साहिल ने फिर 3000 लोगों की टीम को कुछ छोटी टीमों में विभाजित कर दिया। उसने किला और अन्य सबसे मजबूत सदस्यों को निकलने से पहले प्रत्येक टीम का नेतृत्व करने दिया। इस बीच साहिल ब्लू एन्चेंट्रेस को ले आया और वे अपने आप निकल गए। डार्क केप, सोमरलैंड और फाल्कोनिया की सीमा पर स्थित भूमि पर एकमात्र स्थान जो चुंबकीय क्षेत्रों से परेशान नहीं था। इस जगह की भौगोलिक स्थिति अनूठी थी और यदि वे व्यापार करना चाहते हैं तो दोनों साम्राज्यों को इस क्षेत्र से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ तक कि विमानों को भी इसके ऊपर से उड़ना पड़ता था। दोनों में से किसी भी साम्राज्य ने एक दूसरे को इस क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज ने ऐसा करने का मौका जब्त कर लिया। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज द्वारा इस स्थान पर कब्जा करने से पहले इसे कई गुटों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। हालांकि ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज द्वारा इसे जब्त किए जाने के बाद यह स्थान विशेष रूप से उनके नियंत्रण में आ गया। इस स्थान से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कार हो, जहाज हो या विमान हो, भुगतान करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज द्वारा हर साल एकत्र किया जाने वाला चेकपॉइंट शुल्क एक खगोलीय राशि बन जाता था। इसलिए हजारों सदस्य होने के बावजूद इस जगह पर कब्जा करने के बाद ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को एक भी मिशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ये जगह बहुत लाभदायक थी, इतनी कि उन्हें पैसे की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अध्याय 353। डार्क केप के केंद्र में एक विशाल महल था। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज का मूल यहाँ रहता था, जिसमें जस्टिन द टायरेंट भी शामिल था। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के निचले स्तर के सदस्यों को डार्क केप के हर कोने में भेजा गया था, जो भूमि के इस टुकड़े की रक्षा कर रहे थे जिसे वे व्यक्तिगत रूप से मानते थे कि उनका है। उन्हें दिन में एक बार पदों को घुमाना पड़ता था। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज कई वर्षों से डार्क केप पर कब्जा कर रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे एक मर्सिनरी समूह की संरचना को छोड़ दिया और एक संप्रदाय के रूप में विकसित होना शुरू कर दिया। वहाँ 3 संरक्षक, 6 बुजुर्ग और 8 गुप्त समाज थे। वर्तमान में महल के महान हॉल में ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के मूल सभी एकत्रित थे। मुख्य सीट पर एक दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था जिसका चेहरा पीला था। उसने हरे रंग की कमीज पहनी थी और उसके हाथ में एक फोल्डिंग पंखा था। वह प्राचीन काल के एक विद्वान की तरह लग रहा था। इस व्यक्ति की छवि को महान टायरेंट के साथ जोड़ना कठिन था। हालांकि सच्चाई ये थी कि ये दुबला और कमजोर दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जस्टिन द टायरेंट था, जो ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज का कप्तान था। उसकी ताकत ड्रैगन रैंक के शिखर तक पहुंच गई थी और वह 5 वर्षों से ड्रैगन रैंक में नंबर 1 था। उसे चुनौती देने वाले सभी लोग विभिन्न तरीकों से क्रूरतापूर्वक मारे गए थे। उसकी क्रूर प्रतिष्ठा पूरे अंडरवर्ल्ड में गूंजती थी, जिससे अनगिनत लोग उसके नाम के मात्र उल्लेख पर काम जाते थे। पाकर, स्थिति की रिपोर्ट करो, जस्टिन द टायरेंट ने कहा। जी कप्तान, 40 के दशक के मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक खड़ा हुआ और उत्तर दिया। तुरंत बाद उसने जारी रखा, जब हमने इस बार डार्क केप के पानी के किनारे का निरीक्षण किया तो हमें एक लग्जरी क्रूज जहाज मिला जिसमें 1000 से अधिक लोग थे, जिनमें से 700 मेहमान थे और 300 से अधिक कर्मचारी थे। ये 700 लोग 2 साम्राज्यों सहित 10 से अधिक देशों के उच्च वर्गीय हलकों से हैं। सब लोग, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? टायरेंट ने पूछा।
कप्तान, क्यों न हम 2 साम्राज्यों के लोगों को जाने दें और हम बाकी के परिवारों से उनके बदले में एक बड़ी फिरौती तैयार करने के लिए कहेंगे। मुझे लगता है कि हमें उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हम 2 साम्राज्यों के प्रति पक्षपाती नहीं हो सकते। वे हमारा क्या कर सकते हैं? उनमें से प्रत्येक को $10 मिलियन की फिरौती तैयार करने के लिए कहें। पैसा मिलने के बाद हम बंधकों को छोड़ देंगे, अन्यथा हम उन्हें मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक देंगे। सहमत हूँ। हम ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को कमजोर नहीं दिखने दे सकते। 2 साम्राज्यों को भी अपने लोगों को वापस पाने के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन मुझे पहले अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए 2 लड़कियों को चुनना होगा। मैंने पहले कभी उच्च वर्ग की सुंदरियों को नहीं आजमाया है। हाँ, मैं सहमत हूँ। मैं भी कुछ चुनना चाहता हूँ। मैं भी सहमत हूँ। कमरे में मौजूद उच्च स्तरीय अधिकारियों ने बात की। हालांकि कुछ लोगों ने अलग विचार व्यक्त किए। मुझे लगता है कि 2 साम्राज्यों को नाराज न करना ही बेहतर है। यदि दोनों साम्राज्य हमें खदेड़ने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं तो हम समाप्त हो जाएंगे। डेरेक, तुम इतने डरपोक क्यों हो? दोनों साम्राज्य कभी सेना में कैसे शामिल हो सकते हैं? तुम चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे को मारना चाहते हैं, वरना हमें डार्क केप पर कब्जा करने का मौका कैसे मिलता? यह एक संभावना है। जिस संभावना का तुमने उल्लेख किया है वह कभी नहीं होगी। मैं डेरेक से सहमत हूँ। हमें जितना हो सके 2 साम्राज्यों को नाराज करने से बचना चाहिए। हॉल में हर कोई अपनी राय दे रहा था। ये थोड़ा शोर शराबा भरा था और वे अब 2 पक्षों में बंट गए थे। एक पक्ष ने कहा कि वे ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को कमजोर नहीं दिखने दे सकते और वे 2 साम्राज्यों की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। इसके विपरीत दूसरी टीम को लगा कि उन्हें 2 साम्राज्यों को नाराज नहीं करना चाहिए और उन्हें इसके बजाय उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। टायरेंट ने अपने फोल्डिंग पंखे से मेज थपथपाए। हॉल में सन्नाटा छा गया। टायरेंट ने डार्क केप में जो कुछ भी कहा वह शाही आदेश होगा और कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अध्याय 354। टायरेंट ने कुछ देर सोचा और कहा, इन लोगों की सभी पहचान पूछें और उनके परिवार की स्थिति के अनुसार फिरौती मांगें। मान लीजिए कि उनकी आधी पारिवारिक संपत्ति। जहां तक 2 प्रमुख साम्राज्यों के नागरिकों की बात है तो उनसे बस एक टोकन के रूप में कुछ पैसे ले लो। आप उन लोगों में से अपनी पसंद चुन सकते हैं जो भुगतान करने से इनकार करते हैं और आप बाकी को पिराना को खिलाने के लिए तालाब में फेंक सकते हैं। कप्तान टायरेंट ने अंतिम निर्णय ले लिया था और किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। बंधकों को पिराना को खिलाना उन्हें समुद्र में फेंकने से कहीं अधिक क्रूर था। डार्क केप में एक विशाल तालाब था जहां टायरेंट ने कई पिराना रखे थे। उसका विरोध करने वाले अधिकांश लोगों को मछली के भोजन के रूप में वहां फेंक दिया गया था। इससे पता चलता है कि जस्टिन कितना क्रूर था। रोरी, रिपोर्ट जारी रखो, टायरेंट ने फिर कहा। जी, कप्तान। 30 के दशक का एक सौम्य दिखने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 महीने पहले कैसलैंड ने रेड फ्लेम नामक एक मर्सिनरी समूह की स्थापना की थी। प्रोत्साहन के रूप में बड़ी मात्रा में धन का उपयोग करते हुए उन्होंने कैसलैंड में बहुत सारे मर्सिनरी समूहों को आकर्षित किया है और डार्क केप पर हमला करने जा रहे हैं। रोरी, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ना? बहुत से लोग डार्क केप पर हमला करना चाहते थे लेकिन अंत में कितने आने की हिम्मत करते हैं? हाँ, यह उनके लिए प्रसिद्ध होने का एक तरीका मात्र है। उन अप्रासंगिक चूहों की हिम्मत कैसे हुई कि वे कहें कि वे डार्क केप पर हमला करना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि वे उस डर को भूल गए हैं जो ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज इतने सालों के बाद भी कैसलैंड में लाए थे जब हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इस बार यह वैसा नहीं है, विश्वसनीय सलाहकार रोरी ने कहा। ओह, इतना अलग क्या है? रेड फ्लेम मर्सिनरीज डार्क केप के रास्ते में हैं और वे कैसलैंड में 3 बड़े मर्सिनरी समूहों के साथ सेना में शामिल हो गए हैं। कप्तान ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण के मास्टर हैं। इन 3 समूहों के लोगों की संयुक्त संख्या 10,000 से अधिक हो जाती है। रेड फ्लेम और उन बिखरे हुए छोटे और मध्यम आकार के मर्सिनरी समूहों के अलावा डार्क केप पर हमला करने के लिए 20,000 से अधिक लोग अपने रास्ते पर हैं। इसके अलावा रेड फ्लेम मर्सिनरीज ने इसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत सारे सबसे उन्नत हथियार खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया है, रोरी ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। रोरी के ऐसा कहने के बाद कमरे में मौजूद उच्च पदस्थ अधिकारी सभी हैरान रह गए। 20,000 से अधिक लोगों की एक संबद्ध सेना दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों के साथ डार्क केप पर हमला करने के रास्ते पर थी। यह कोई मजाक नहीं था। यह निश्चित रूप से उनके लिए बहुत परेशानी का कारण बनेगा क्योंकि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे हारेंगे क्योंकि टायरेंट उनका कप्तान था। रोरी, रेड फ्लेम मर्सिनरीज का कप्तान कौन है? उसने 3 मर्सिनरी समूहों को आने और मौत को गले लगाने के लिए कैसे राजी किया? किसी ने पूछा। मुझे फिलहाल उसकी पहचान नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह चांदी का मुखौटा पहनता है और खुद को सिल्वर फेस कहता है। वह 1 हफ्ते से ज़्यादा समय पहले कैसलैंड में दिखाई दिया था। ये संदिग्ध है कि वह ड्रैगन रैंक के शिखर पर पहुंच गया है
यदि नहीं, तो मैं यह नहीं समझा सकता कि ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण के 3 मास्टर आने के लिए क्यों सहमत होंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने गंभीर भाव से सबकी ओर देखा। अगर अभी हर कोई हैरान था तो अब वे चौंक गए। ड्रैगन रैंक के शिखर का एक सुपर मास्टर ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण में 3 महान मास्टर्स का नेतृत्व कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ शुरुआती और मध्य ड्रैगन रैंकर्स भी होंगे। इसके अलावा 20,000 संबद्ध सैनिक और अनगिनत उन्नत हथियार थे। भले ही यह शक्ति ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के बराबर नहीं थी, लेकिन ये बहुत पीछे भी नहीं थी। यदि कप्तान को दूसरे पक्ष के पीक ड्रैगन रैंकर द्वारा रोके रखा गया तो इस लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करना वास्तव में कठिन था। आखिरकार वे लगभग 10 वर्षों से डार्क केप में रह रहे थे और उनकी बर्बरता इस आरामदायक और शांतिपूर्ण जीवन से काफी समय पहले ही कम हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न माध्यमों से यहाँ अपहृत की गई कुछ महिलाओं ने पहले ही कई बच्चों को जन्म दे दिया था, इसलिए उनके दिल में ये पुरुष अब मौत तक लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अध्याय 355। कप्तान, मुझे लगता है कि हमें इस घटना पर विशेष ध्यान देने और संरक्षक और बुजुर्ग को वापस लाने की जरूरत है। इस बार यह निश्चित रूप से एक कठिन लड़ाई होगी और हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। पाकर ने कहा, हाँ, वे हम पर इतनी आक्रामक तरीके से आ रहे हैं। हमें जल्द से जल्द संरक्षक और बुजुर्ग को बुलाना चाहिए ताकि हम उसी के अनुसार सब कुछ योजना बना सकें और दुश्मन को मौका न दें। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के उच्च स्तरीय अधिकारी जो मौजूद थे आपस में चर्चा करने लगे। टायरेंट अपनी सीट पर स्थिरता से बैठा था और उसने कुछ नहीं कहा। वह सबको चर्चा करने दे रहा था। एक हफ्ते से अधिक समय पहले उसे अपने भतीजे का फोन आया था जो उम्मीद कर रहा था कि टायरेंट चेसिच परिवार के विकास में मदद करने के लिए 2 मास्टर्स को कैपिटल सिटी भेजेगा। दिन के अंत में वे उसका परिवार थे, इसलिए वह इनकार नहीं कर सका। इसके अलावा यदि उसके पिता जोसेफ ने उसे रातों रात विदेश नहीं भेजा होता तो वह अभी भी सोमरलैंड की जेल में बैठा होता। इस प्रकार 1 सप्ताह से अधिक समय पहले उसने चेसिच परिवार में अस्थायी रूप से शामिल होने और उनके विकास में मदद करने के लिए परिवार के अंगरक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सोमरलैंड के कैपिटल सिटी में एक संरक्षक और एक बुजुर्ग को भेजा था। इसलिए वह उन्हें वापस आने के लिए नहीं बुला सकता था। इसके अलावा क्या उसे इस छोटी सी बात के लिए संरक्षक और बुजुर्ग को वापस बुलाने की आवश्यकता थी? यदि ये लोग भी वापस नहीं लड़ सके तो क्या एक अतिरिक्त संरक्षक और बुजुर्ग स्थिति को बदल सकते हैं? वे पिछले कुछ वर्षों में बहुत आराम से रहने और लड़ने की अपनी प्रेरणा को पूरी तरह से खोने के लिए केवल खुद को दोष दे सकते थे। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस घटना के बाद ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि यह जारी रहा तो जल्द ही या बाद में हर कोई बिना दांतों वाला बाघ बन जाएगा। सबके बोलना खत्म करने का इंतजार करने के बाद टायरेंट ने कहा, तुम इस मामूली बात से बहुत डरे हुए हो। मुझे लगता है कि तुम पिछले कुछ वर्षों में बहुत आराम से रह रहे हो। इस घटना के बाद मैं ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को पूरी तरह से बदल दूंगा। तुमने वह प्रेरणा खो दी थी जो तुम्हारे पास तब थी और संयोग से हमने कैसलैंड में अपना दर्जा खो दिया है। जब समय आएगा मैं अपने आधे आदमियों को डार्क केप में रहने के लिए कहूंगा और आधे आदमियों को अपनी महिमा को बहाल करने के लिए कैसलैंड में जाने के लिए कहूंगा। हे भगवान! हर कोई टायरेंट को उलझन में देख रहा था। यह नहीं पता था कि वह गंभीर है या नहीं। हालांकि यदि यह सच होता तो यह सवाल उठता कि कौन जाएगा और कौन रुकेगा। कप्तान, हम ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के परिवर्तन पर बाद में चर्चा करेंगे। हमें अभी भी रेड फ्लेम मर्सिनरीज की संबद्ध सेना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पहले से तैयारी करनी चाहिए, रोरी ने किनारे पर कहा। यदि ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज में किसी ने टायरेंट की कही बात पर सवाल उठाने की हिम्मत की तो वह रोरी होगा। यह इसलिए नहीं था कि रोरी कितना मजबूत था, बल्कि इसलिए कि उनके कई विचारों ने डार्क कॉर्नर को जब्त करने के बाद डार्क केप को समृद्ध बनाया था। भले ही टायरेंट क्रूर था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। यदि नहीं तो उसने इतना कुछ कैसे हासिल किया होता? इसलिए वह रोरी के प्रति बहुत मिलनसार था। रोरी, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं रेड फ्लेम मर्सिनरीज के कप्तान को मार दूं तो भी अन्य लोग डार्क केप पर अपना हमला जारी रखने की हिम्मत करेंगे? टायरेंट ने पूछा। रोरी दंग रह गया। रेड फ्लेम मर्सिनरीज की बिखरी हुई संबद्ध सेना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जब तक सिल्वर फेस, एक पीक ड्रैगन रैंकर, मर गया, कोई और डार्क केप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उसने कल्पना की थी कि यदि कप्तान को सिल्वर फेस द्वारा रोका गया तो एक कठिन लड़ाई होगी। वर्तमान ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज अब पुराने ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज नहीं थे। यदि वे वास्तव में लड़ने की कोशिश करते हैं तो वे उन मर्सिनरीज को नहीं हरा पाएंगे जो पूरे साल कैसलैंड में मिशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिल्वर फेस द्वारा रोका गया कप्तान, तो हम जरूरी नहीं कि जीतें, रोरी ने कहा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मुझे पूरी तरह से तैयार रहने के लिए सभी संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा, रोरी ने गंभीरता से कहा। तो मुझे आपको बताना चाहिए कि वास्तव में पीक ड्रैगन रैंकर्स के बीच एक अंतर है। शिखर के ऊपर एक और संक्रमणकालीन क्षेत्र है। यदि आप वह कदम उठाते हैं तो एक पीक ड्रैगन रैंकर भी कुछ नहीं होगा।
कप्तान, क्या आपने उस कदम को पार कर लिया? रोरी ने सदमे में पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अन्य ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भी टायरेंट की ओर उत्साहपूर्वक देखा, उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि कप्तान ने वास्तव में वह कदम उठाया तो उन्हें इस बार संबद्ध सेना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से वैश्विक अंडरवर्ल्ड में दूसरे स्थान पर मौजूद मंडाला मर्सिनरीज के बराबर पहुंच जाएगी। अध्याय 356। अभी नहीं, लेकिन इसमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए। मैं पहले से ही इसके कगार पर खड़ा हूं और मैं अब किसी भी समय वह कदम उठा सकता हूं। भले ही मैं वह कदम न उठाऊं, एकमात्र पीक ड्रैगन रैंकर मेरी वर्तमान ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि भले ही मैं 5 से अधिक पीक ड्रैगन रैंकर्स से घिरा हुआ होता, फिर भी मैं उन सभी को मारने में सक्षम होता, टायरेंट ने आत्मविश्वास से कहा। रोरी वास्तविकता में वापस आया और कहा, यदि ऐसा है तो मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। एक बार जब आप सिल्वर फेस को मार देंगे तो मर्सिनरीज के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके पास अनुसरण करने के लिए कोई कप्तान नहीं बचेगा। हालांकि हमें अभी भी उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए, कहीं कोई यह न सोचे कि ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज चुनना एक आसान लक्ष्य है। सिल्वर फेस को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे कम से कम समय में मार दूंगा और उनके आत्मविश्वास को कुचल दूंगा। मैं बाकी सब कुछ संभालने का काम तुम पर छोड़ दूंगा, जितना अधिक बचेगा उतना ही बेहतर होगा, टायरेंट ने कहा। जी कप्तान। कैपिटल सिटी, सोमरलैंड। इस महीने जो कुछ हुआ उसके बाद चेसेज परिवार अपने चरम पर पहुंच गया था और कैपिटल सिटी के अन्य प्रथम श्रेणी के कुलीन परिवारों से भी आगे निकल गया था। पिछले हफ्ते चेसेज परिवार द्वारा काम पर रखे गए 2 अंगरक्षकों के साथ, जिनमें से एक मिड रैंक ड्रैगन रैंकर और एक हाई रैंक ड्रैगन रैंकर था, चेसेज परिवार और भी शक्तिशाली हो गया था। अब कैपिटल सिटी में किसी ने भी चेसेज परिवार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इस बीच हैंक और उसका भाई और भी निडर हो गए हैं। न केवल हैंक ती गुट का दूसरा ती-मैन बन गया था, बल्कि हेनले, जो अभी भी एक विश्वविद्यालय का छात्र था, गुट के 8 महान योद्धाओं में से एक बन गया था। हेनले अब और भी अधिक अहंकारी हो गया था। अपने परिवार के चौंकाने वाले अतीत को समझने के बाद उसने अपनी नज़रें फिर से सीलिया पर जमा लीं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि साहिल वह था जिसने ती गुट के 8 महान योद्धाओं में से एक जाचरी को मारा था, क्योंकि साहिल अभी भी हेनले को मारने की हिम्मत नहीं करता था। हेनले की पारिवारिक पृष्ठभूमि साहिल की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए सीलिया को अपना बनाने से उसे रोकने वाला कुछ भी नहीं था, तब भी जब साहिल उसे मारने की हिम्मत नहीं करता था। यदि साहिल ने कोशिश की तो पूरा सोमरलैंड साहिल के पीछे पड़ जाएगा। यही कारण था कि हेनले भयभीत नहीं था। हालांकि उसने अभी तक सीलिया के साथ कुछ नहीं करने का कारण ये था कि चेसेज परिवार को अब कुछ महत्वपूर्ण करना था। एक बार मामला सुलझ जाने के बाद हेनले सीलिया को अपना बना लेगा, भले ही वह चाहे या न चाहे। एक बार जब यह मामला सुलझ गया तो चेसेज परिवार कैपिटल सिटी के प्रतिष्ठित कुलीन परिवारों में से एक बन जाएगा। तब तक हेनले सीलिया को ले लेगा, चाहे वह या साहिल चाहे या न चाहे, और साहिल उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। द ग्रेट वॉल क्लब। हैंक ने एक बार फिर बैठक के लिए ती गुट के सदस्यों को इकट्ठा किया था। इस बार किसी ने उस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। चेस के चेहरे पर एक भयावह अभिव्यक्ति थी। उसने एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, जबकि स्टेन ने हैंक के बोलने का चुपचाप इंतजार किया। चेसेज परिवार के 2 नए मार्शल आर्ट मास्टर्स के आगमन के साथ स्टेन अब हैंक को एक समान के रूप में देखता था। हैंक शारीरिक रूप से उतना मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन उसके पास इसकी भरपाई के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। स्टेन को उम्मीद नहीं थी कि जस्टिन द टायरेंट 2 महान मास्टर्स को भेजने में सक्षम होगा, जो क्रमशः मध्य और उच्च श्रेणी के ड्रैगन रैंकर्स थे। इस स्तर के मास्टर एक परिवार की विरासत का हिस्सा थे और उन्हें केवल आवश्यकता होने पर ही बाहर लाया जाता था। अध्याय 357। हैंक ने अपने सामने ती गुट के महान योद्धाओं पर अपनी नज़र डाली, जबकि जिन लोगों की ओर उसने देखा उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी नज़रें फेर लीं। चेसेज परिवार पहले से ही अन्य प्रथम श्रेणी के परिवारों से आगे निकल गया था और प्रतिष्ठित अभिजात वर्ग के घेरे में शामिल हो रहा था। वे ऐसा परिवार नहीं थे जिसे महान योद्धा दुश्मन बनाना बर्दाश्त कर सकें। हेनले मंच के नीचे उत्साहपूर्वक बैठा था। ये पहली बार था जब वह एक कोर ती गुट सभा में भाग ले रहा था। ती गुट के एक मध्य स्तरीय सदस्य के रूप में 8 महान योद्धाओं की प्रतिष्ठा वह थी जिसके बारे में उसने बहुत पहले सुना था और हमेशा अनुभव करने का सपना देखा था। ऐसा नहीं है कि उसे उम्मीद थी कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के फैंटास्टिक 4 के अन्य 3 सदस्यों ने तुरंत उसकी अच्छी नज़रों में आने की कोशिश की जब उन्होंने सुना कि वह ती गुट के 8 महान योद्धाओं में से एक बन गया है। वे हेनले के साथ काम करना चाहते थे, इसलिए बाद वाले ने उन्हें अपने मातहतों के रूप में ले लिया। ती गुट कैपिटल सिटी के युवाओं के बीच एक पवित्र अस्तित्व था और ती सर्को गुट का सदस्य होने पर गर्व था। इसके 8 महान योद्धाओं में से एक के रूप में हेनले अब कैपिटल सिटी के युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय था।
ये कहा जा सकता है कि हेनले के साथ विश्वविद्यालय में एक सेलिब्रिटी जैसा व्यवहार किया जाता था। अमीर परिवारों के बेटे लगातार उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करने के लिए उसके पास जमा रहते थे। ये बस एक शर्म की बात थी कि सीलिया स्कूल नहीं है और उसने ये नज़ारा नहीं देखा। इस क्षण हैंक ने कहा, मैंने आप सभी को आज यहाँ 2 चीज़ों की घोषणा करने के लिए बुलाया है। चेसेज परिवार 2 अंगरक्षकों को लाया है, जिनमें से दोनों बुजुर्ग हैं जिन्होंने लंबे समय तक मेरे चाचा के अधीन काम किया है। उनका स्वागत करने के लिए चेसेज परिवार ने 3 दिनों में एक भोज आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें कैपिटल सिटी के सभी प्रसिद्ध अभिजात वर्ग को आमंत्रित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहां होंगे। साथ ही आपको एक उच्च श्रेणी के ड्रैगन रैंक मास्टर को करीब से देखने का मौका मिलेगा। चिंता न करें मिस्टर हैंक, हम वहां होंगे। हाँ हाँ, हम वहां होंगे, सब ने कहा। यह क्या है, तुम काफी अनिच्छुक लग रहे हो चेसी, हैंक ने चेज को घूरते हुए कहा। चेज ने फिर एक उदास मुस्कान दी और उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं मिस्टर हैंक, मुझे भोज में जाकर खुशी होगी। मैं आपसे 3 दिनों में मिलूंगा। स्नो परिवार पहले चेसेज परिवार से थोड़ा बेहतर हुआ करता था, लेकिन अब जब बाद वाले के पास दी गुड के संसाधन और जस्टिन द टायरेंट की मदद थी, तो वे स्नो परिवार से मीलों आगे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेज हैंक की स्थिति में अचानक उछाल के बारे में कितना नफरत या आक्रोश महसूस करता था। वह जानता था कि चेसेज परिवार वर्तमान में अपने चरम पर था और उनका दुश्मन बनने का यह अच्छा समय नहीं था। इस प्रकार चेज का एकमात्र विकल्प झुकना था। हालांकि चेज जानता था कि यदि कोई ऐसा दिन आया जब चेसेज परिवार गिर गया, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के बदला लेगा। ये बहुत अच्छा है फिर, और मैंने सोचा था कि तुम मना करने वाले हो और सबके सामने मुझे बुरा महसूस कराने वाले हो, हैंक ने एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ कहा। फिर हैंक स्टेन की ओर मुड़ा और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी देखूंगा स्टेन। मैं आपके निमंत्रण को कैसे अस्वीकार कर सकता हूं हैंक, मुझे एक उच्च श्रेणी के ड्रैगन रैंक मास्टर को करीब से देखना अच्छा लगेगा, स्टेन ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया। चूंकि सब सहमत हो गए हैं, तो मैं 3 दिनों में चेसेज निवास पर आप सभी का इंतजार करूंगा। ओह सही, मैं आपको बताना लगभग भूल ही गया, मेरे चाचा के पास वास्तव में 1 दर्जन से अधिक ड्रैगन रैंकर्स हैं। इसके बाद हैंक एक जोर की हंसी के साथ निजी कमरे से बाहर निकल गया और हेनले उसके पीछे हो लिया। बाकी लोगों को निजी कमरे में एक दूसरे को गुस्से में घूरने के लिए छोड़ दिया। मिस्टर स्टेन, चेज के कुछ भी कहने से पहले स्टेन ने बीच में ही टोक दिया। इसे सह लो अभी के लिए चेज। चेसेज परिवार एक ऐसी ताकत के रूप में विकसित हो गया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिन की वर्तमान ताकत और शक्तियों के साथ चेसेज परिवार को रोकने के लिए कोई भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसे रहने दो, सुनिश्चित करें कि अच्छे उपहार तैयार करें और चेसेज परिवार की अच्छी किताबों में आएं। हम सभी टी गुड के सदस्य हैं और मुझे यकीन है कि हैंक द्वेष रखने वालों में से नहीं है। अध्याय 358। स्टेन निजी कमरे से बाहर निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ। अन्य महान योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। यदि खुद टी मैन ने ही यह स्पष्ट कर दिया था कि चेसेज परिवार एक ऐसी ताकत के रूप में विकसित हो गया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो उनके पास स्टेन की सलाह मानने और चेसेज परिवार की अच्छी किताबों में आने के लिए अच्छे उपहार तैयार करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। जॉन और उसकी पत्नी ने हाल ही में स्वर्ग और नर्क दोनों का अनुभव किया था। करीब 1 महीने पहले चेसेज परिवार ने उन्हें निशाना बनाना छोड़ दिया था और उन्हें ब्यूटीलिश ग्रुप के 54% शेयर वापस कर दिए थे। जॉन को अपनी नौकरी वापस मिल गई थी और उसके वरिष्ठ ने उसे पदोन्नत करने और उसे अधिक जिम्मेदारियां देने के संकेत भी दिए थे। हालांकि अच्छी चीजें लंबे समय तक नहीं टिकीं और पिछले कुछ दिनों में फिर से मुसीबत खड़ी हो गई। कंपनी के साथ एक समस्या पैदा हुई और जॉन का करियर रुक गया। दंपति घर पर भौहें सिकोड़कर दिन बिताते थे। सीलिया ने वैसा ही किया जैसा साहिल ने उसे बताया था और ग्रीनवुड में किसी भी क्लास में शामिल नहीं हुई। वह एक समझदार महिला थी और वह जानती थी कि यह उसके माता पिता और साहिल के लिए और अधिक परेशानी पैदा करने का समय नहीं था। इस प्रकार वह घर से बिल्कुल नहीं निकली और घर पर ही रही। जॉन और उसकी पत्नी ने शुरू में मान लिया था कि चेसेज परिवार उन्हें फिर से निशाना बना रहा है, लेकिन कुछ लोगों से पूछने के बाद उन्हें पता चला कि चेसेज परिवार वास्तव में इन दिनों उनके जैसे छोटे लोगों से निपटने के लिए बहुत व्यस्त था। चेसेज परिवार इन दिनों कैपिटल सिटी में बहुत सक्रिय था, क्योंकि ऐसी अफवाहें थीं कि उन्हें किसी शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन मिला है और वे अब अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं। परिवार धीरे धीरे प्रथम श्रेणी के कुलीन वर्ग की सीमाओं को भी तोड़ रहा था और उससे भी ऊंचे दर्जे का लक्ष्य रख रहा था। दंपति जिस मुसीबत का सामना कर रहे थे वह चेसेज परिवार द्वारा कही गई किसी बात का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था, बल्कि ब्यूटीलिश ग्रुप के भागीदारों और करीबी व्यापारिक मित्रों द्वारा यंग परिवार से दूरी बनाने का परिणाम था, इस डर से कि चेसेज परिवार उनके संबंध के लिए उन्हें परेशान करेगा। चेसेज परिवार पहले से ही इतना शक्तिशाली हो गया था कि उनके द्वारा कुछ भी कहने से पहले ही कोई उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करने वाला परिवार की मदद करने की पहल कर देता था।
यह एक ऐसा व्यवहार था जिसका आनंद कैपिटल सिटी के केवल शीर्ष 4 प्रतिष्ठित कुलीन परिवार ही लेते थे। यदि आप उन 4 परिवारों के दुश्मन बन जाते हैं तो कोई तुरंत बाहर निकल आएगा और उन परिवारों के एक शब्द भी बोले बिना दुश्मन से छुटकारा पाने में मदद करेगा। यदि चेसेज परिवार इसी तरह बढ़ता रहा तो वे जल्दी ही कैपिटल सिटी में 5वें प्रतिष्ठित कुलीन परिवार बन जाएंगे। हालांकि कोई भी परिवार जो 5वां प्रतिष्ठित कुलीन परिवार बनना चाहता था, उसे निश्चित रूप से अन्य 4 परिवारों द्वारा उन्हें रोकने के लिए खड़ी की गई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार चारों ओर जाने के लिए केवल इतने ही लाभ थे और किसी भी नए सदस्य का मतलब उन लाभों का पुनर्वितरण था। तब से प्रत्येक पक्ष को कम लाभ काटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि चेसेज परिवार के पास उनकी देखभाल करने वाला बेहद शक्तिशाली जस्टिन चेसेज था, इसलिए किसी ने भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इसलिए ये 4 परिवार जस्टिन को दुश्मन बनाने के बजाय कम लाभ काटना पसंद करेंगे। सोमरलैंड के भीतर एक महान व्यक्ति के रूप में जस्टिन पहले से ही 120 साल का था। उसका शरीर धीरे धीरे खराब हो रहा था, लेकिन फिर भी सोमरलैंड उसके साथ लड़ाई शुरू करने के लिए अनिच्छुक था। कहीं ऐसा न हो कि फाल्कोनिया ने सोमरलैंड पर हमला करने का अवसर जब्त कर लिया हो। यही एकमात्र कारण था कि सोमरलैंड के अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया जब अज्ञात मूल के 2 मध्य और उच्च श्रेणी के ड्रैगन रैंक मास्टर अचानक सोमरलैंड के केंद्र कैपिटल सिटी में दिखाई दिए। यदि जस्टिन एकमात्र पीक ड्रैगन रैंकर होता, भले ही वह ड्रैगन रैंक में शीर्ष पर होता, सोमरलैंड इतना मजबूत साम्राज्य था कि उसे उससे लड़ने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि समस्या ये थी कि डार्क केप जस्टिन के शासन के अधीन था और यह सोमरलैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। साम्राज्य डार्क केप के फाल्कोनिया के हाथों में जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सच तो यह है कि वर्तमान स्थिति सबसे अच्छी थी जिसे वे प्रबंधित कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस क्षण 2 साम्राज्यों सोमरलैंड या फाल्कोनिया में से किसी ने डार्क केप पर कब्जा कर लिया, उनके बीच युद्ध छिड़ जाएगा। इस प्रकार सोमरलैंड ने आंखें मूंदने का फैसला किया और चेसेज परिवार को बढ़ने में मदद भी की, जैसा कि अन्य परिवारों ने किया था। 3 दिन बाद चेसेज परिवार ने अपने उत्थान को देखने के लिए कैपिटल सिटी के विभिन्न कुलीन परिवारों को आमंत्रित किया। अध्याय 359 रेड फ्लेम मर्सिनरीज के डार्क केप पर हमला करने की तैयारी की खबर तेजी से दोनों बड़े साम्राज्यों के कानों तक पहुंच गई। डार्क केप दोनों साम्राज्यों के लिए बहुत महत्व का था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि दोनों साम्राज्यों के लोग हर समय क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। जिस क्षण कुछ अप्रत्याशित घटित होता, खबर तुरंत दोनों साम्राज्यों के उच्च अधिकारियों के कानों तक पहुंच जाती ताकि वे निर्णय ले सकें। मर्सिनरीज द्वारा डार्क केप पर हमला करने की बहुत सारी खबरें थीं, लेकिन ये पहली बार था जब एक मर्सिनरी समूह ने 20,000 लोगों को इकट्ठा किया था और डार्क केप की ओर मार्च किया था, जैसा कि रेड फ्लेम मर्सिनरीज अभी कर रहे थे। दोनों साम्राज्यों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और रेड फ्लेम मर्सिनरीज के कप्तान सिल्वर फेस की जांच शुरू कर दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें ये जांचने की आवश्यकता थी कि क्या सिल्वर फेस दूसरे साम्राज्य से भेजा गया एक मर्सिनरी समूह था। हालांकि किसी भी साम्राज्य को कुछ नहीं मिला। उनमें से प्रत्येक के पास अपनी सूची में दूसरे साम्राज्य के पीक ड्रैगन रैंकर्स के नाम थे और जिस क्षण कोई लापता होता उन्हें तुरंत सतर्क कर दिया जाता। इसमें इस तथ्य से मदद मिली कि साहिल ने बहुत पहले ही सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था और अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि जिस क्षण उसकी पहचान उजागर होगी, फाल्कोनिया उसे डार्क केप पर नियंत्रण करने से रोक देगा। वास्तव में इसके कारण दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध भी समय से पहले छिड़ सकता था। यही कारण था कि उसने डार्क केप के रास्ते में अनगिनत पहचान बदली थी और यहाँ तक कि एक मुखौटा भी पहना था ताकि उसकी पहचान न हो सके। दोनों साम्राज्यों के विश्लेषण और जांच के बाद उन्होंने पुष्टि की कि सिल्वर फेस दूसरे साम्राज्य द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति नहीं था और इस तरह इस युद्ध में शामिल नहीं होने का फैसला किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे स्थिति की निगरानी जारी नहीं रखेंगे। कुछ हद तक डार्क केप पर रेड फ्लेम मर्सिनरीज का हमला ठीक वैसा ही था जैसा दोनों साम्राज्य देखना चाहते थे। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज पहले से ही लगभग 1 दशक से डार्क केप पर नियंत्रण कर रहे थे और डार्क केप की लाभप्रद भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि मर्सिनरीज को मिशन पर भेजने की आवश्यकता के बिना सभी मर्सिनरी खर्चों का भुगतान किया जा सकता था। कोई मिशन नहीं होने का मतलब कोई नुकसान भी नहीं था। इतनी अत्यधिक संपत्ति पर नियंत्रण होने का मतलब था कि ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज और अधिक मजबूत होते रहेंगे और कोई भी साम्राज्य ऐसा नहीं चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता, लेकिन डार्क केप की इस लड़ाई के दौरान रेड फ्लेम और ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज दोनों को नुकसान होगा। चाहे अंत में डार्क केप पर कब्जा कोई भी कर ले, मर्सिनरीज को फिर से उभरने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। कैपिटल सिटी का चेसेज निवास आज बेहद जीवंत था, जिसमें अनगिनत मेहमान थे जो कैपिटल सिटी के प्रसिद्ध और शक्तिशाली परिवार थे। चेसेज परिवार के चेहरों पर चमकती मुस्कान थी क्योंकि आज के बाद उनका पारिवारिक नाम पूरे कैपिटल सिटी और यहाँ तक कि पूरे सोमरलैंड को हिला देगा। हालांकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि डार्क केप में एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली थी जो यह निर्धारित करेगी कि चेसेज परिवार जीवित रहेगा या नहीं।
चेसेज परिवार के संरक्षकों या बुजुर्गों को भी नहीं पता था कि डार्क केप पर हमला होने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के उच्च अधिकारी जानते थे कि टायरेंट एक सफलता के कगार पर था, और इसलिए किसी ने नहीं सोचा था कि ब्लडथर्स्टी हार जाएंगे। रेड फ्लेम के पास केवल एक पीक ड्रैगन रैंकर था, जब खुद टायरेंट ने कहा था कि वह बिना किसी समस्या के 5 पीक ड्रैगन रैंकर से लड़ सकता है। इस प्रकार किसी ने भी चेसेज परिवार के संरक्षकों और बुजुर्गों को सूचित नहीं किया। डार्क केप साहिल ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के महल के सामने किलर, ट्यूलिप, ब्लू एन्चेंट्रेस, पॉल, विभिन्न रेड फ्लेम उच्च अधिकारियों और 20,000 मर्सिनरीज के साथ खड़ा था। इस समय साहिल अजीब महसूस करने लगा। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें पहले ही डार्क केप की सीमाओं में प्रवेश कर जाना चाहिए था, फिर भी डार्क केप के केंद्र तक पहुंचने तक उन्हें किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। वह जानता था कि कुछ होने वाला था। यह संभव था कि दुश्मन ने जानबूझकर उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी हो और चारों तरफ से हमला करने का फैसला किया हो। साहिल अकेला व्यक्ति नहीं था जो चिंतित था, हालांकि वे पहले से ही यहाँ थे और एक लड़ाई अपरिहार्य थी। अध्याय 360। उनका प्रतिद्वंद्वी दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली मर्सिनरी समूह ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज था। टायरेंट भी अपनी प्रतिष्ठा के साथ ड्रैगन रैंक पर पहले स्थान पर था। एक हार का मतलब मौत थी, लेकिन जीत का मतलब बहुत सारे लाभ और प्रसिद्धि होगी। कप्तान सिल्वरफेस, जब से हमने सीमाओं में प्रवेश किया है तब से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ है, क्या हम उनके जाल में कदम रख सकते थे? एक मर्सिनरी कप्तान ने पूछा, जो एक उच्च रैंक वाला ड्रैगन रेंजर भी था। डरो मत कप्तानों, पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी जाल निष्फल है। एक बार जब मैं टायरेंट को मार दूंगा और ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को अव्यवस्था में भेज दूंगा तो वे केवल भागने के बारे में सोच रहे होंगे और वे लड़ने के किसी भी मूड में नहीं होंगे। तब तक आप सभी महल पर आसानी से हमला करने में सक्षम होंगे। साहिल ने अपने सामने महल की ओर देखते हुए भावहीन होकर कहा। तो यहाँ यह आशा की जा रही है कि आप जल्दी जीतें कप्तान सिल्वरफेस। महल में क्या सब कुछ व्यवस्थित हो गया है रोरी? जस्टिन द टायरेंट ने पूछा। हाँ कप्तान, हमने उनके भागने के रास्ते बंद कर दिए हैं, उनके लिए कोई वापसी नहीं है, रोरी ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, आप सभी रोरी के आदेशों का पालन करेंगे। अपने पदों पर वापस लौटें और स्टैंड बाय पर रहें। एक बार जब मैं सिल्वरफेस को मार दूंगा और उनके आत्मविश्वास को कुचल दूंगा तो हमला करें और उन सभी को मार डालें। जी कप्तान, आप दुश्मन को खत्म करें और विजयी होकर लौटें, ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के सभी उच्च अधिकारियों ने चिल्लाकर कहा। चलो। जस्टिन द टायरेंट के आदेश के साथ ब्लडथर्स्टी के सभी उच्च अधिकारियों ने रोरी की पूर्व व्यवस्था का पालन किया और अपने पदों पर लौट आए। उनमें से कुछ गुप्त मार्गों से महल छोड़कर भागने के रास्ते बंद करने की तैयारी में रेड फ्लेम मर्सिनरी के पीछे तैनात हो गए। साहिल पॉल को महल में 2 मिनी मिसाइल दागने के लिए कहने वाला था ताकि ये देख सके कि अंदर कोई है या नहीं। फिर जमीन से 1 दर्जन फीट ऊपर महल की दीवारों पर कुछ लोग दिखाई दिए। सबसे आगे एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था जिसका चेहरा पीला था और उसके दाहिने हाथ में हाथ से पकड़ने वाला पंखा था। इस आदमी ने देखा साहिल को छोड़कर बाकी सब ने स्वाभाविक रूप से एक कदम पीछे ले लिया। टायरेंट इतना शक्तिशाली था, जैसे ही किलर ने टायरेंट को देखा, बदला लेने की लंबे समय से दबी हुई इच्छा तुरंत फूट पड़ी। यदि ताकत में इतना बड़ा अंतर नहीं होता तो किलर टायरेंट को मारने के लिए बहुत पहले ही दौड़ चुका होता। जस्टिन द टायरेंट, साहिल ने पूछा। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन वह बहुत दूर तक यात्रा करने में सफल रही, जिससे महल की दीवारों पर मौजूद लोग उसे सैकड़ों मीटर दूर होने के बावजूद सुन सके। टायरेंट की नज़र जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति उसका असली नाम जानता होगा। ऐसा लग रहा था कि यह सिल्वरफेस कोई पुराना दोस्त है। तुम कौन हो? तुम अपना मुखौटा उतारने की हिम्मत क्यों नहीं करते? जस्टिन द टायरेंट ने पूछा। मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं यहाँ आपको मारने के लिए हूँ। मुझे मारोगे? क्या तुम जानते हो कि दुनिया भर में कितने लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं? और फिर भी मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जीवित और स्वस्थ। जो मुझे मारना चाहते थे उन्हें या तो मेरी मछलियों को खिलाने के लिए तालाब में फेंक दिया गया है या उन्होंने मेरी आंखों के सामने आने की हिम्मत भी नहीं की। तुम एक साहसी व्यक्ति हो, है ना? टायरेंट ने मुस्कान के साथ कहा। बकवास बंद करो और मुझसे लड़ो। हर कोई हमें लड़ते हुए देखने का इंतजार कर रहा है, तो क्यों ना आप मुझे ड्रैगन रैंक के शीर्ष रैंकर की ताकत दिखाएं। साहिल ने गंभीरता से कहा। जैसा आप चाहें। अध्याय 361। जैसे ही जस्टिन द टायरेंट ने बोलना समाप्त किया, वह सीधे 10 मीटर से अधिक ऊंचे महल से नीचे कूद गया। धूम। लैंड करने के बाद उसने एक बड़ा शोर मचाया। फिर लैंड करने के तुरंत बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के साहिल की ओर झपटा। साहिल भी तेजी से उसकी ओर बढ़ा। हर कोई इस लड़ाई को तीव्रता से देख रहा था, यहाँ तक कि 2 साम्राज्यों के लोग भी दूर से हाई पावर दूरबीन से लड़ाई देख रहे थे। दोनों आकृतियां नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य गति से जल्दी से आपस में मिल गईं। एक दहाड़ के बाद उनके मुंह के मिले। धूम।
इससे उत्पन्न ध्वनि एक छोटे गोले के फटने की ध्वनि के बराबर थी और यह काफी देर तक डार्क केप के ऊपर बनी रही। इसके बाद दोनों आकृतियां 10-10 कदम पीछे हट गईं। फिर वे एक ही समय में स्थिर खड़े हो गए। हजारों आंखें उन दोनों पर टिकी थीं। यह आदान प्रदान दोनों तरफ से सिर्फ एक परीक्षण था। ये वास्तव में एक पीक ड्रैगन रैंकर की ताकत है, लेकिन यदि आपके पास केवल इतनी ही ताकत है तो मुझे खेद है, मैं टायरेंट आपकी जान ले लूंगा। जस्टिन ने कुछ ही दूरी पर खड़े साहिल को देखते हुए कहा। यही बात मैं भी कहना चाहता था। धूम। जस्टिन ने अब खुद को नहीं रोका, तुरंत एक जोरदार और प्रभावशाली आभा दी। दोनों जल्दी ही फिर से साथ लड़ने लगे। धूम 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 धूम। हर तरह की तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। सामान्य लोग दो पीक ड्रैगन रैंकर्स की लड़ाई नहीं देख सकते थे। केवल ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण का एक मास्टर ही उन दोनों की हल्की परछाई देख सकता था। हर कोई घबराया हुआ था क्योंकि उनकी लड़ाई की दिशा पूरी लड़ाई की दिशा की भविष्यवाणी करेगी। अब तक साहिल ने केवल एक पीक ड्रैगन रैंकर के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग किया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह जानबूझकर अपनी शक्ति छिपा रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह केवल अनुभव संचित कर रहा था। अभी उसके पास जिस चीज की कमी थी वह युद्ध का अनुभव था। उसने अपने क्षेत्र को बहुत जल्दी अपग्रेड कर लिया था और उसका अनुभव स्तर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह अपने क्षेत्र को दबा रहा था और जस्टिन को अपने अभ्यास साथी स्पारिंग पार्टनर के रूप में मान रहा था। जैसे जैसे वे दोनों एक दूसरे से लड़ते गए, उन्होंने जमीन पर और हवा में भी अपनी लड़ाई के निशान छोड़े। साहिल ने हवा में मुक्का मारा और जस्टिन ऊपर कूदा, जिसके बाद साहिल ने अपने पैरों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हुए उसका पीछा किया। हालांकि जब वह बस उसे पकड़ ही रहा था, जस्टिन की शक्ति अचानक फट गई। उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बहुत बढ़ गई और वह बहुत तेज गति से साहिल की ओर झपटा। इससे पहले कि साहिल के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, उसे चोट लग चुकी थी। ये जस्टिन की योजना थी। पहले वह साहिल के साथ लड़ाई में उलझ जाएगा और फिर वह अचानक विस्फोट करेगा, साहिल को बिना तैयारी के पकड़ लेगा और उसे सीधे खत्म कर देगा। इसके बाद हर कोई केवल एक आकृति को उड़ते हुए और महल के किनारे से टकराते हुए देख सकता था। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने महल की दीवार में एक बड़ा छेद बना दिया। जस्टिन द्वारा साहिल को मुक्का मारने के बाद ये वहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके बजाय उसने जल्दी से अपना फोल्डिंग पंखा निकाला, अपना हाथ हिलाया और विशेष रूप से निर्मित और अत्यधिक जहरीली 9 स्टील की सुइयों की एक पंक्ति साहिल की ओर उड़ गई। जस्टिन लैंड कर गया। हर कोई घबराहट में युद्ध के मैदान की ओर देख रहा था, ये देखना चाहता था कि आखिरी आदमी कौन बचा है। दोनों के बीच लड़ाई के कारण परिणाम स्वरूप जमीन से भारी मात्रा में धूल उड़ी, इसलिए किसी ने नहीं देखा कि क्या चल रहा था और कौन हार गया। धूल धीरे धीरे छंटी। जस्टिन द टायरेंट की आकृति सबकी आंखों के सामने दिखाई दी। शाबाश कप्तान, शाबाश कप्तान। महल से एक जोरदार जयकार सुनाई दी। यदि जस्टिन वहां खड़ा था तो इसका मतलब था कि साहिल वह था जिसे महल की दीवार में मुक्का मारा गया था। इस बीच रेड फ्लेम मर्सनरीज में हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले में कुछ फंस गया हो। वे बेहद शांत थे। सिल्वर फेस हार गया। असंभव। क्या उसने वह एक छोटा कदम नहीं उठाया था? वे अभी उनकी लड़ाई के बाद के असर को महसूस कर सकते थे। भले ही वह सुपर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वह उतना मजबूत नहीं था जितना कि कप्तान सिल्वर फेस ने 3 दिन पहले दबाव बनाया था। ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण के कुछ मास्टर जिज्ञासा के साथ युद्ध के मैदान को देख रहे थे। उसी समय जस्टिन मुड़ा और रेड फ्लेम मर्सनरीज की दिशा में देखा। इस तरफ हर कोई सतर्क हो गया। अध्याय 362। यदि टायरेंट यहाँ आया तो क्या ये भीड़ों के झुंड में बाघ जैसा नहीं होगा? जैसे ही जस्टिन हमला करने का आदेश देने वाला था, अचानक उसके कान में एक आवाज गूंजी। ड्रैगन रैंक में नंबर 1 बस ऐसा ही है। जस्टिन चौंक गया और जब वह मुड़ा, स्लैम, पूरा शरीर एक अकथनीय विशाल बल द्वारा आकाश में फेंक दिया गया। जब जस्टिन हवा में था, उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था इससे पहले कि उसके शरीर पर ऊपर से फिर से हमला किया गया। फिर वह तेजी से जमीन की ओर उड़ गया। धूम। जमीन जोर से हिल गई। मजबूत असर कम हो गया, जिससे सैकड़ों मीटर दूर भीड़ को तेज हवा महसूस हुई। फिर जमीन पर धूल 10 मीटर से अधिक उड़ गई। इसके बावजूद यह अंत नहीं था। साहिल ऊपर से तेजी से आया। वह बिजली की गति से नीचे गोता लगाकर आया और एक घुटना सीधे जस्टिन की पीठ में मार दिया। कड़क। एक और भारी आवाज जस्टिन की तीखी चीख के साथ पूरे महल में गूंजी और सबके कानों तक पहुंची, जिससे जिसने भी इसे सुना वह कांप उठा। महल में ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के वरिष्ठ अधिकारी सदमे में एक दूसरे को देखने लगे। यह उनके कप्तान टायरेंट की आवाज थी, तो वे इसे कैसे नहीं पहचानते? साहिल के आखिरी प्रहार ने जस्टिन की रीढ़ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, और भले ही उसका शरीर मजबूत था जो ड्रैगन रैंक के शिखर पर था, फिर भी वह पूरी ताकत से किए गए साहिल के प्रहार को सहन नहीं कर सका। धूल अभी छंटी नहीं थी कि एक आकृति धीरे धीरे आकाश में तैरने लगी। हाँ, वह सीधे जमीन से आकाश की ओर उठी।
जब आकृति उस स्थान पर उठी जहां धूल नहीं थी तो हर कोई अपने सामने के दृश्य को सदमे में देखने लगा। रेड फ्लेम मर्सनरीज का कप्तान सिल्वर फेस शांति से हवा में लटका हुआ था, उसके हाथ में टायरेंट का शरीर था। क्या ये कैसे संभव था? यहाँ तक कि एक पीक ड्रैगन रैंकर भी हवा में नहीं तैर सकता था, लेकिन सिल्वर फेस तैर सकता था। क्या ये हो सकता है कि वह पहले से ही ड्रैगन रैंक के शिखर से परे था? दोनों साम्राज्यों के लोग इस दृश्य को देखकर अत्यंत चकित रह गए। उन्होंने जल्दी से इस दृश्य को कैद किया और इसे अपने देशों में वापस भेज दिया। सिल्वर फेस एक सुपर मास्टर था जो पहले से ही ड्रैगन रैंक के शिखर को पार कर चुका था। यह एक बहुत बड़ी खबर थी। ये दुनिया को चौंकाने के लिए काफी था। जस्टिन अभी मरा नहीं था। एक पीक ड्रैगन रैंकर की जीने की इच्छा वास्तव में मजबूत थी, लेकिन उसकी पूरी रीढ़ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, इसलिए वह थोड़ी सी भी ताकत नहीं लगा सकता था। जिस क्षण उसे साहिल ने पकड़ा और धीरे धीरे हवा में उठाया, वह जान गया कि वह गलत था। दूसरा पक्ष इस पूरे समय उसके साथ बस खेल रहा था। उसने अपनी ताकत छिपाई और साहिल पर घातक प्रहार करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि साहिल अपनी ताकत उससे भी बेहतर छिपाएगा। यदि उसे शुरू से ही साहिल की ताकत का पता होता तो वह उससे नहीं लड़ता। इसके बजाय जस्टिन सीधे भाग गया होता। भले ही वह डार्क केप और ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज को खो देता, वह कभी साहिल से नहीं लड़ता। ये समान स्तर के विरोधियों के बीच की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। वह कदम उठाने और न उठाने के बीच का अंतर अकल्पनीय था। सबसे सरल उदाहरण ये था कि एक हवा में रह सकता था, लेकिन दूसरा केवल अन्य बलों की मदद से हवा में छलांग लगा सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी, खांसते हुए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने पहले ही वह कदम उठा लिया होगा। खांसते हुए, हारने के बाद मुझे अन्याय महसूस नहीं हो रहा है। जस्टिन अपने द्वारा बोले गए हर शब्द के साथ खून की उल्टियां कर रहा था। लेकिन खांसते हुए, तुम कौन हो? क्या आपको नहीं लगता कि आपने इन वर्षों में पर्याप्त परिवारों को नष्ट कर दिया है? साहिल ने खाली स्वर में कहा। फिर साहिल चिल्लाया, किलर। जब किलर ने साहिल की आवाज सुनी तो वह जल्दी से आ गया। साहिल ने फिर अपने हाथों में मौजूद जस्टिन को किलर की ओर फेंक दिया। मैं टायरेंट को तुम्हें सौंपता हूँ। धन्यवाद कप्तान, किलर ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के सभी लोग ध्यान से सुने। टायरेंट मर चुका है, इसलिए कोई अनावश्यक संघर्ष न करें। यदि नहीं तो मैं बिना दया के मार दूंगा। साहिल की आवाज उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा से भरी थी जो पीक ड्रैगन रैंक से आगे निकल गया था। उसकी आवाज डार्क केप की हवा में लंबे समय तक बनी रही और ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के हर व्यक्ति के दिल में सिहरन पैदा कर दी। अध्याय 363। टायरेंट की मौत के बारे में कहा जा सकता है कि इसने ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के दिलों को पूरी तरह से कुचल दिया था। हालांकि वे अभी भी अपनी मारक क्षमता को केंद्रित करके रेड फ्लेम मर्सनरीज के साथ लड़ सकते थे, लेकिन किसी में भी लड़ने की इच्छा नहीं थी। इस तरह के छोटे युद्ध में एक झड़प युद्ध की सामान्य दिशा का प्रतिबिंब होती है। यदि एक पक्ष हार गया और दूसरा पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया तो लड़ाई अभी भी जारी रह सकती है, या यदि कोई भी पक्ष नहीं जीतता है तो उनके पास अभी भी एक मौका होगा। हालांकि इस तरह की लड़ाई में विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जहां एक पक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अपनी पूरी ताकत के साथ साहिल ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एक एक करके मारने में सक्षम था। जब उन्होंने सुना कि साहिल ने क्या कहा तो रेड फ्लेम के भागने के रास्ते में घात लगाकर बैठे ब्लडथर्स्टी के कई अधिकारी अपने लोगों के साथ भाग गए। वे इन लोगों के साथ कहीं भी अच्छी तरह से रह सकते थे, तो वे रेड फ्लेम के साथ मौत तक क्यों लड़ें? इसके अलावा उनका कप्तान टायरेंट पहले ही मर चुका था, इसलिए यदि वे लड़ने के लिए आगे बढ़ते तो वे मौत मांग रहे होते। जो व्यक्ति ड्रैगन रैंक के शिखर से आगे निकल गया था वह पहले से ही एक महान हस्ती था। केवल महल में मौजूद लोगों के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी और थोड़े प्रतिरोध के बाद महल टूट गया और रेड फ्लेम मर्सनरीज उस पर कब्जा करने में कामयाब रहे। रेड फ्लेम मर्सनरीज ने डार्क केप को जीत लिया था और उनका नेता सिल्वर फेस ड्रैगन रैंक के शिखर से ऊपर के क्षेत्र में था। उसके द्वारा टायरेंट को पूरी तरह से कुचलने और मारने की खबर भी तेजी से फैल गई। दोनों साम्राज्यों के शीर्ष नेता सबसे पहले खबर पाने वाले थे और आखिरी चीज जो वे चाहते थे वह ये थी कि कोई अन्य महाशक्ति डार्क केप पर कब्जा कर ले। अगर उन्हें पता होता कि सिल्वर फेस इतना शक्तिशाली है तो उन्होंने उसे रोकने का कोई रास्ता सोचा होता। अब जब सिल्वर फेस की ताकत ड्रैगन रैंक से परे थी, वह उनके नियंत्रण की सीमा से थोड़ा बाहर था। डार्क केप का शासक जितना मजबूत होगा, दूसरी तरफ के लिए उतना ही बड़ा खतरा होगा यदि वे भविष्य में एक पक्ष का पक्ष लेते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि डार्क केप साल भर युद्ध में रहेगा। हालांकि अब इसे हल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। डार्क केप पर सिल्वर फेस का कब्जा हो गया था, इसलिए उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। उल्लेख नहीं है कि उसके जैसी महाशक्ति के साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं था।
जैसे ही सोमरलैंड को खबर मिली, उन्होंने तुरंत लुकास से कैपिटल सिटी में चेसेज परिवार के पास किसी को लाने के लिए कहा ताकि वे ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के लिए वापस ला सके, ताकि उन्हें खबर मिलने के बाद पागल होने और लोगों को चोट पहुंचाने और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करने से रोका जा सके। हालांकि लोग पहले उनकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो ड्रैगन रैंक के मध्य और अंतिम चरणों में थे। अन्यथा इन 2 लोगों की ताकत के साथ एक बार जब वे नज़र से ओझल हो गए, तो कोई नहीं जानता था कि उन्हें फिर से खोजने में कितना प्रयास करना पड़ेगा। इसके अलावा टायरेंट की मौत और डार्क केप के टूटने के साथ, यदि ये दोनों सोमरलैंड में रहते हैं तो अस्थिर कारक बने रहेंगे। इस समय चेसेज परिवार में जीवंत माहौल था। आज चेसेज परिवार ने कैपिटल सिटी के सभी परिवारों को अपने परिवार के उत्थान का गवाह बनने के लिए ये भोज आयोजित किया था। यहाँ आने वाले प्रत्येक परिवार ने चेसेज परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए एक बड़ा उपहार तैयार किया था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि इस दिन चेसेज परिवार को मिले उपहारों का मूल्य कई वर्षों तक चेसेज परिवार की कुल आय के बराबर था। यदि इस धनराशि को चेसेज परिवार के विकास में निवेश किया गया तो इसे उनकी ताकत में बड़ी छलांग लगेगी। चेसेज परिवार के मनोशैली के विला में विशाल लिविंग रूम कैपिटल सिटी के प्रमुख परिवारों द्वारा भेजे गए प्रवक्ताओं से भरा हुआ था। हैंक इस पार्टी में शामिल होने के लिए सज धज कर आया था। आज वह स्टार था। वह चेसेज परिवार का अगला उत्तराधिकारी भी था। जोसेफ ने चेसेज परिवार को हैंक को सौंपने की तैयारी कर ली थी। इसका मतलब था कि आज के बाद हैंक चेसेज परिवार का मुखिया होगा। वह कैपिटल सिटी में युवा पीढ़ी के बीच किसी परिवार का मुखिया बनने वाला पहला व्यक्ति था। यहाँ तक कि टी मैनस्टेन, जो हैंक से कुछ साल बड़ा था, उसने भी वॉर्नर परिवार की बागडोर नहीं संभाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेसेज परिवार के बीच में एक अंतर था। टायरेंट हैंक के पिता की पीढ़ी का एकमात्र व्यक्ति था जिसमें मुखिया बनने की क्षमता थी। अब जब टायरेंट वापस आने में असमर्थ था, जोसेफ हमेशा परिवार का मुखिया रहा था। हालांकि हैंक ने एक परिवार के मुखिया के रूप में अपना व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था, इसलिए जोसेफ मुखिया के रूप में अपनी जिम्मेदारी छोड़ने और सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार था। अध्याय 364। जोसेफ पीछे पीछे हैंक के साथ दूसरी मंजिल पर दिखाई दिया। हॉल में प्रमुख परिवारों के प्रतिनिधियों का सामना करते हुए जोसेफ ने कहा, आज से हैंक आधिकारिक तौर पर चेसेज फैमिली के मुखिया के रूप में कार्यभार संभालेगा। मेरी नेक उपलब्धियां अपने सफल निष्कर्ष पर पहुंच गई हैं और मैं अंततः सेवानिवृत्त हो सकता हूं। आओ हैंक, आओ और कुछ शब्द कहो। मेरे परिवार द्वारा आयोजित पार्टी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग आज यहाँ आए हैं वे सभी चेसेज फैमिली के मित्र हैं। भविष्य में जब भी आपको मेरी मदद की आवश्यकता हो, कृपया बेझिझक बोलें। जब तक यह मेरी शक्ति के भीतर है, मैं आपकी सहायता करने के लिए कोई समय बर्बाद नहीं करूंगा। जैसे ही हैंक दिखाई दिया, उसने कुछ शिष्टाचार की बातें कहना शुरू कर दिया। कोई भी इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेगा। हर कोई एक ही बात सोच रहा था, हम चेसेज फैमिली से मदद नहीं मांगेंगे, लेकिन हम अच्छे संबंधों में हैं जब तक आप भविष्य में हमारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करते। हैंक, तुम बहुत विनम्र हो। तुम कैपिटल सिटी के प्रमुख परिवारों की युवा पीढ़ी में से मुखिया के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले व्यक्ति हो। तुम्हारी उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई है ना? निश्चित रूप से नायक युवाओं में से ही आते हैं। किसी ने बधाई देना शुरू किया। चेसेज फैमिली के युवाओं में से एक नायक आया है। सबने उसे बधाई भी दी। हालांकि जो लोग बोले वे दूसरे और तीसरे दर्जे के परिवारों के प्रतिनिधि थे। प्रथम श्रेणी के परिवारों के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए। उनकी पहचान उन्हें अन्य परिवारों की प्रशंसा करने और अपने स्वयं के परिवार को कम आंकने के लिए ऐसे शब्द बोलने की अनुमति नहीं देगी। टी फैक्शन के कुछ महान योद्धाओं ने कुछ ईर्ष्या के साथ हैंक की ओर देखा। जबकि वे अभी भी परिवार के मुखिया का पद प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, हैंक पहले से ही उनसे आगे था और उसे चेसेज फैमिली के मुखिया का पद विरासत में मिला था। हालांकि वे सभी पहले उत्तराधिकारी थे, लेकिन वे प्रतिस्पर्धियों के बिना नहीं थे। ये कहना कठिन था कि क्या वे भविष्य में परिवार के मुखिया के पद का दावा कर पाएंगे। यहाँ तक कि स्टैन भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि वह अब वॉर्नर फैमिली में नंबर 1 था। अगर वह क्लिंटन को 10 साल की नियुक्ति हार गया और वॉर्नर फैमिली के नाम पर धब्बा लगा, तो ये कहना मुश्किल होगा कि क्या वह भविष्य में इस पद पर बना रह सकता है। यही कारण था कि उसने हैंक को इतना महत्व दिया और उसे टी फैक्शन की शक्ति का उपयोग करने दिया, क्योंकि उसे क्लिंटन के साथ आगामी 10 साल की नियुक्ति से निपटने के लिए हैंक की शक्ति का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। उसके विचार में ये केवल हितों का आदान प्रदान था। चेसेज फैमिली जितनी मजबूत होगी, वह उसके लिए उतनी ही सहायक होगी। आप सभी बहुत शिष्ट हैं। इसके बाद मैं आपसे चेसेज फैमिली के 2 नए सदस्यों का परिचय कराना चाहता हूं। वे दोनों मेरे चाचा जस्टिन के अंगरक्षक हैं। उन्हें मेरे चाचा ने इस समय मेरे परिवार की मदद करने के लिए विशेष रूप से भेजा था। इस समय ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के संरक्षक गार्डियन और बुजुर्ग एल्डर हैंक के बगल में खड़े थे। जस्टिन का नाम पूरी तरह से उजागर हो गया था।
अतीत में उसका नाम केवल प्रमुख परिवारों की पुरानी पीढ़ी के बीच फैला हुआ था, लेकिन अब हैंक ने इसका खुलासा कर दिया था। कई छोटे परिवारों को कोई अंदाजा नहीं था कि जस्टिन कौन था। वे इसके बारे में पूछने के लिए वापस जाने ही वाले थे। आज के बाद जस्टिन का नाम पूरे कैपिटल सिटी में गूंज उठेगा, जिससे हर कोई चकित रह जाएगा। यही हैंक का उद्देश्य था। उसने अपना छिपा हुआ पत्ता दिखाया, और भले ही उसने इसका उपयोग नहीं किया, फिर भी इसका एक बड़ा डराने वाला प्रभाव होगा। स्टैन ने हैंक के बगल में मौजूद दो लोगों को देखा और धीमी आवाज में पूछा, अमोस, तुम क्या सोचते हो? उसके बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्तर दिया, महोदय, अफवाहें सही थीं। एक मिड ड्रैगन रैंक है, जबकि एक ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण लेट स्टेज में है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। मैं समझ गया। स्टैन ने एक गहरी सांस ली और कहा, जस्टिन के पास इतने सारे मास्टर थे, और यहाँ तक कि जिन दो को उसने बेतरतीब ढंग से भेजा था वे इस स्तर पर थे। हैंक ने कहा कि जस्टिन के पास इस स्तर के 10 से अधिक लोग थे। अगर यह सच होता तो उनकी ताकत भयानक होती। अध्याय 365। हैंक अभी भी प्रभावशाली ढंग से बोल रहा था। इस बीच ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के दो वरिष्ठ अधिकारी उसके पीछे खड़े थे। अपनी पहचान और ताकत के साथ वे हैंक, जो टाइगर रैंक तक भी नहीं पहुंच पाया था, जैसे एक बदमाश द्वारा खींचकर लाए जाने और इस्तेमाल किए जाने पर थोड़ा निराश महसूस कर रहे थे। हालांकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि यह बच्चा उनके कप्तान का भतीजा था। जाने से पहले कप्तान टायरेंट ने व्यक्तिगत रूप से समझाया था कि उन्हें चेसेस फैमिली की योजना के साथ सहयोग करना होगा और चेसेस फैमिली को विकसित होने में मदद करनी होगी। हालांकि वे परेशान थे, लेकिन उन्होंने कप्तान की इच्छाओं के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा चेसेस फैमिली उनके साथ वास्तव में अच्छी रही थी। वे यहाँ 1 सप्ताह से अधिक समय से थे, और उनका जीवन डार्क केप में रहने की तुलना में अधिक स्वतंत्र और आसान था। उन्हें वे सभी पैसे और महिलाएं मिलती थीं जो वे चाहते थे। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने और अपनी कुछ आभा और छोड़ने के लिए हैंक के साथ उचित रूप से सहयोग भी किया। उन्होंने यहाँ तक सोचा कि चेसेस फैमिली में हमेशा रहना बुरा नहीं था, क्योंकि उन्हें केवल कभी कभार चेसेस फैमिली के लिए खड़ा होने की आवश्यकता होती थी। अधिकांश समय वे एक सम्राट के बराबर जीवन जी रहे होते। चेसेस फैमिली के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जोसेफ के पास केवल ड्रैगन रैंक के शुरुआती चरण अर्ली स्टेज की ताकत थी। चेसेस फैमिली प्रथम श्रेणी के परिवार के रूप में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए पूरी तरह से उसके और जस्टिन द्वारा प्रदान किए गए दर पर निर्भर थी। स्वाभाविक रूप से उसने ड्रैगन रैंक के मध्य और अंतिम चरणों मिडिल एंड लेट स्टेजेस के दो मास्टर्स का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। उसी समय ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के दो वरिष्ठ अधिकारी अभी भी उन महिलाओं के बारे में सोच रहे थे जो बिस्तर पर उनका इंतजार कर रही थीं। चेसेस फैमिली ने उनके लिए जिन महिलाओं को ढूंढा था, वे डार्क केप से उनके द्वारा अपहरण की गई महिलाओं की तुलना में बहुत उच्च स्तर की थीं, और वे महिलाओं का इतना आनंद लेते थे कि वे अक्सर घर जाना भूल जाते थे। वे चाहते थे कि पार्टी जल्द समाप्त हो जाए ताकि वे वापस जाकर महिलाओं की सेवाओं का आनंद ले सकें। इस समय उनके मोबाइल फ़ोन एक के बाद एक बजने लगे। उन दोनों ने अपने मोबाइल फ़ोन उठाए और देखा कि यह ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के शीर्ष अधिकारियों में से एक का फ़ोन था, जिसके उनके साथ अच्छे संबंध थे। वे दोनों कमरे के पिछले हिस्से में चले गए और फ़ोन का जवाब दिया। वे ये दिखाना चाहते थे कि वे यहाँ कितने सहज हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के पहले वाक्य ने उन्हें अपनी डींगें हाँकने से रोक दिया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कप्तान टायरेंट मर चुका था और डार्क केप जीत लिया गया था। दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने उनसे जल्दी करने और सोमोलैंड से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए भी कहा, क्योंकि एक बार जब टायरेंट और डार्क केप से कोई खतरा नहीं रहेगा तो सोमोलैंड में उनकी पहचान बहुत संवेदनशील हो जाएगी। वे दोनों घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे। वे जल्दी से हैंक के पास से गुजरे, सीधे दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए और जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार थे। उनके इस कदम ने हैंक को भी थोड़ा भ्रमित कर दिया, जो अभी भी बोल रहा था। हॉल में दर्जनों प्रमुख परिवारों के प्रतिनिधियों ने भी उन दोनों को अकथनीय रूप से देखा। धप धप लैंड करने के बाद उन्होंने दूसरों को नज़रअंदाज किया और सीधे गेट की ओर भागे। हालांकि जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, उन्हें रोक दिया गया। इस समय लुकस वल्चर 2 के साथ यहां पहुंचा। ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के संरक्षक, गार्डियन और बुजुर्ग एल्डर, कृपया हमारे साथ आएं, लुकस ने ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की ओर देखते हुए कहा। उसे चेसेस फैमिली के पास मौजूद ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के लिए लाने की खबर मिली थी। यदि उनके साथ कोई समस्या नहीं थी तो उन्हें तुरंत सोमरलैंड से दूर भेज दिया जाना चाहिए। जोसेफ और हैंक चलकर आए। तुम कौन हो? वे दोनों चेसेस फैमिली के अंगरक्षक हैं। जोसेफ ने कहा, दादाजी, ये वही व्यक्ति है जिसने पिछली बार मुझे बचाया था, हैंक ने गुप्त रूप से जोसेफ से कहा। जोसेफ स्तब्ध रह गया। क्या सोमरलैंड ने कार्रवाई की? लेकिन क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसे याद आया कि कैसे ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को एक फ़ोन आया और फिर वे तुरंत भागना चाहते थे।
अध्याय 366। जोसेफ कांप उठा। क्या जस्टिन के साथ कुछ हुआ? ये कहना होगा कि अनुभव निश्चित रूप से मायने रखता है। जोसेफ चेसेस फैमिली का समर्थन करने और उसे इतने वर्षों तक मजबूती से खड़ा रखने में सक्षम होने के लिए बहुत शक्तिशाली था। सिर्फ उन दो छोटी चीज़ों से ही वह बता सकता था कि जस्टिन के साथ कुछ जरूर हुआ होगा। वह हॉल में प्रमुख परिवारों के मेहमानों की ओर मुड़ा और कहा, मुझे क्षमा करें सब लोग, पार्टी खत्म हो गई है। हमें कुछ चीज़ों से निपटना है। मैं किसी और दिन आप सभी को अपने विनम्र निवास पर फिर से आमंत्रित करूंगा। इस स्थिति में सामान्य लोग देख सकते थे कि चेसेस फैमिली मुसीबत में पड़ गई थी, लेकिन भले ही छोटे परिवारों के कुछ लोग उत्सुक थे, उन्होंने चेसेस फैमिली को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे धीरे धीरे चले गए। बड़े परिवारों के लोगों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। आखिरकार वे इस दिलचस्प घटना को कैसे छोड़ सकते थे? जोसेफ ने इन लोगों की परवाह नहीं की, क्योंकि वह ये जानने के लिए बेताब था कि क्या हो रहा है। स्टैन ने भी इस समय चुपचाप अपने परिवार से संपर्क किया। फॉल्कन, सोमोलैंड की आत्मा आधिकारिक व्यवसाय कर रही है, इसलिए कृपया हमारे रास्ते में न आएं, ओल्ड मास्टर चेसेस, लुकस ने कहा। आखिर चल क्या रहा है? कृपया मुझे बताएं, जोसेफ ने पूछा। लुकस ने जोसेफ को उत्तर नहीं दिया, बल्कि ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के दो वरिष्ठ अधिकारियों को घूरना जारी रखा। ये देखते हुए कि दूसरा पक्ष उसे उत्तर नहीं दे रहा है, जोसेफ ने हैंक से कहा, जो उसके बगल में खड़ा था, हैंक, अपने चाचा को फ़ोन करो। हैंक ने अपना फ़ोन निकाला और जस्टिन का नंबर डायल किया, लेकिन काफ़ी देर तक किसी ने जवाब नहीं दिया। दादाजी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, हैंक ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। जोसेफ का दिल बैठ गया। वह जानता था कि कुछ जरूर हुआ होगा। क्या मेरे बेटे जस्टिन के साथ कुछ हुआ? महोदय, कृपया मुझे बताएं। जोसेफ लुकस के सामने झुका और सम्मानपूर्वक पूछा। जोसेफ का रवैया देखकर लुकस ने आह भरी और उत्तर दिया, ओल्ड मास्टर चेसेस, मुझे ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के दो वरिष्ठ अधिकारियों को जांच में सहायता करने के लिए मेरे साथ वापस आने के लिए कहने का आदेश दिया गया था। जहां तक अन्य मामलों की बात है, मेरे लिए उनके बारे में आपसे बात करना असुविधाजनक है। जोसेफ कुछ और कहना चाहता था, लेकिन एक आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। जस्टिन द टायरेंट मर चुका है। उसे सिल्वर फेस नाम के एक व्यक्ति ने मार डाला और डार्क केप जीत लिया गया है, इसलिए ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के दो वरिष्ठ अधिकारी भागना चाहते थे। बोलने वाला व्यक्ति चेस था, जो स्नो फैमिली का दूसरा बेटा था। उसे अभी अभी टी मैन स्टैन द्वारा जस्टिन की मौत की खबर बताई गई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि टी मैन का क्या मतलब था। वह चाहता था कि चेस उसे खबर देने में मदद करे। बेशक वह स्टैन के लिए ऐसा करने में बहुत खुश था। जब से हैंक टी फैक्शन का दूसरा टी मैन बना था, वह बेहद अहंकारी हो गया था और उसने कई बार चेस को दबाया था। इस प्रकार चेस ने उसे लंबे समय से नापसंद किया था। जस्टिन के निधन की खबर सुनकर वह सबसे ज्यादा खुश था। जब ये शब्द सामने आए तो हर कोई दंग रह गया। ये खबर जोसेफ, हैंक और हैनली के लिए बिजली गिरने जैसी थी। चेसी, बकवास बंद करो। मेरे चाचा ड्रैगन रैंक में नंबर 1 हैं, तो उन्हें कैसे मारा जा सकता है? हैंक ने गुस्से में पलटवार किया। हाँ, वह केवल ड्रैगन रैंक पर नंबर 1 है, न कि दुनिया का नंबर 1। तो यह असंभव कैसे है? मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति ने उसे मारा वह ड्रैगन रैंक के शिखर से आगे निकल गया था। वह अपनी शक्ति से कुछ देर के लिए हवा में भी तैर सकता था। जोसेफ ने ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के दो वरिष्ठ अधिकारियों की ओर देखा। जब उसने देखा कि वे पलटवार नहीं कर रहे हैं, तो वह जानता था कि इसकी पुष्टि हो गई है। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गया। वर्तमान चेसेस फैमिली जस्टिन की प्रतिष्ठा पर बनी थी, इसलिए यदि जस्टिन मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान चेसेस फैमिली ने बहुत से परिवारों को नाराज किया था, क्योंकि वे आंख मूंदकर विस्तार कर रहे थे। अगली अवधि चेसेज परिवार के भाग्य का फैसला करेगी। ये संभव था कि इसके कारण उनका परिवार इतिहास बन जाए। दादाजी, हैंक और उसके भाई ने जल्दी से जोसेफ को सहारा दिया। भले ही भाई अभी भी खड़े हो सकते थे, लेकिन उनके कांपते हाथ और पैर उनके घबराए हुए दिलों को नहीं छिपा सके। अध्याय 367। डार्क केप। साहिल महल के हॉल में मुख्य सीट पर बैठा था। डार्क केप में अब जो बचा था वे रेड फ्लेम मर्सिनरीज के लोग थे। अन्य सभी मर्सिनरी समूह चले गए थे और उन्हें उसी के अनुसार भुगतान भी किया गया था। छोटे और मध्यम मर्सिनरी समूहों को पर्याप्त पैसा मिला, जबकि साहिल ने 3 बड़े मर्सिनरी समूहों को 3 सिल्वर सीक्रेट ऑर्डर भेजे। हालांकि सिल्वर सीक्रेट ऑर्डर भी सशर्त था। इसका उपयोग केवल लोगों को बचाने के लिए किया जा सकता था, उन्हें मारने के लिए नहीं। इसके अलावा यदि वे कुछ जघन्य करते हैं तो साहिल उनकी मदद भी नहीं करेगा। हालांकि 3 बड़े मर्सिनरी समूहों के कप्तान कुछ हद तक असंतुष्ट थे, लेकिन सिल्वर फेस ने वर्तमान में जो ताकत प्रदर्शित की थी वह बहुत मजबूत थी और उन्होंने इसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उन्होंने इस बार डार्क केप पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
जैसे ही जस्टिन द टायरेंट की मृत्यु हुई, ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज एक डूबते जहाज को छोड़ने वाले चूहों की तरह थे। हालांकि चूंकि साहिल ने उनसे ये वादा किया था, वह वैसा ही करेगा जैसा उसने कहा था। इसके अलावा रेड फ्लेम के केवल 2000 लोग थे, लेकिन भले ही जस्टिन द टायरेंट मर चुका था, वे इतनी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करते जब वे ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के हजारों लोगों का सामना कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने अभी भी एक बड़ी भूमिका निभाई। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के कुछ मध्य रैंक और वरिष्ठ अधिकारी जिन्हें भागने का समय नहीं मिला, वे वर्तमान में महल के हॉल की जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। किलर, मुझे तलाशी की रिपोर्ट दो, साहिल ने कहा। जी कप्तान, हमें महल में 1000 से अधिक कैदी मिले। वे एक लग्जरी क्रूज जहाज के लोग थे जिसका ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज ने अपहरण कर लिया था और वे बहुत अमीर थे। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज उनके परिवारों से पैसे वसूलना चाहते होंगे, किलर ने कहा। उन सभी को मुक्त कर दो। ठीक है, मैं उन सभी को बाद में क्रूज जहाज पर वापस भेज दूंगा। कुछ और, हमें महल में विभिन्न यातना उपकरण भी मिले जो टायरेंट दुश्मन को प्रताड़ित करने के लिए उपयोग करता होगा। इसके अलावा एक तालाब भी था जहां कई पिराना पाले गए थे। तालाब के तल पर मानव हड्डियों की एक मोटी परत पहले ही जमा हो चुकी थी। तालाब से पानी निकाल दें और मानव हड्डियों को दफनाने के लिए जगह ढूंढें। फिर तालाब को फिर से भर दें। जरूर, साथ ही डार्क केप में सभी करों से छुटकारा पाएं। दोनों साम्राज्यों के लिए चेकपॉइंट टैक्स भी रद्द करें, साहिल ने इसके बारे में सोचने के बाद कहा। कप्तान, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं होगा। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज ने अपनी ताकत बनाने के लिए चेकपॉइंट टैक्स का इस्तेमाल किया। भले ही ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज ने यहाँ बहुत सारी संपत्ति छोड़ी है, लेकिन यदि हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है तो वे सभी जल्द ही उपयोग हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं रेड फ्लेम में फंड डालूंगा। इसके बाद आपको दुनिया के सभी प्रकार के सबसे उन्नत हथियार और उपकरण खरीदने होंगे। डार्क केप को अच्छी तरह से तैयार करना होगा और डार्क केप की खाड़ी में पार्क करने के लिए कुछ पनडुब्बियां और विमानवाहक पोत खरीदने होंगे। जरूर, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है और रेड फ्लेम में अभी हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। पैसे की चिंता न करें, आपको जल्द से जल्द लोगों की भर्ती भी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि रेड फ्लेम के सदस्य चरित्र की परीक्षा पास करें। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जघन्य हो, चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, साहिल ने गंभीरता से कहा। जी कप्तान, ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के वरिष्ठ अधिकारियों का क्या होगा? किलर ने पूछा। उनके अतीत की जांच करें। यदि उन्होंने गंभीर अपराध किए हैं तो उन्हें मौके पर ही मार दें। यदि नहीं तो उन्हें एक मौका दें। कप्तान सिल्वरफेस, कृपया हमें बख्श दें। हम भविष्य में आपके पीछे चलेंगे और फिर से बुरे काम न करने का वादा करेंगे। हम भी मजबूर थे। यदि हमने वैसा नहीं किया जो टायरेंट ने कहा था, तो हमें भी उसके द्वारा प्रताड़ित करके मार दिया जाता। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के मध्य रैंक और वरिष्ठ अधिकारी जो जमीन पर घुटने टेके हुए थे, दया की भीख मांगते रहे। इन्हें ले जाओ, किलर चिल्लाया। जल्द ही इन लोगों को ले जाया गया। हॉल फिर से शांत हो गया। किलर, मैं डार्क केप को एक ऐसा किला बनाना चाहता हूं जो दोनों साम्राज्यों से न डरे, इसलिए हमें बहुत सारे उन्नत हथियारों और प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी। हमें इसे जल्द ही करना होगा। मैं उन प्रतिभाओं को खोजने के लिए बहुत पैसा खर्च करूंगा जो चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि हम आसपास के चुंबकीय क्षेत्रों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं ताकि हम इसका उपयोग कर सकें, कम से कम ताकि डार्क केप को किसी भी मिसाइल द्वारा लॉक न किया जा सके, साहिल ने गंभीरता से कहा। अध्याय 368। मैं समझता हूं, कप्तान। मैं भविष्य में डार्क केप में नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं इसे यहां आप तीनों पर छोड़ दूंगा। किलर, रेड फ्लेम का पहला डिप्टी कैप्टन है, पॉल दूसरा डिप्टी कैप्टन है और ट्यूलिप तीसरी डिप्टी कैप्टन है। जहां तक अधीनस्थों को विभाजित करने की बात है, आपस में इस पर चर्चा करें। मुझे उम्मीद है कि जब मैं दोबारा वापस आऊंगा तो मुझे एक बिल्कुल नया रेड फ्लेम देखने को मिलेगा। हम निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, कप्तान, तीनों ने मिलकर उत्तर दिया। ट्यूलिप स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित थी, उसने वास्तव में सही कदम उठाया था। एक पल में वह एक बार की मालकिन से वैश्विक अंडरवर्ल्ड में तीसरे सबसे बड़े मर्सिनरी समूह की डिप्टी कैप्टन बन गई। इसे तत्काल सफलता कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। साहिल चला गया, ब्लू एन्चांट्रेस के साथ। ब्लू एन्चांट्रेस में महान प्रतिभा और क्षमता थी। न केवल उसकी धारणा बहुत मजबूत थी, बल्कि खुद को छिपाने की उसकी क्षमता भी उत्कृष्ट थी। इसके अलावा वह ड्रैगन रैंक के आधे रास्ते पर थी। ये केवल समय की बात थी कि वह ड्रैगन रैंक में प्रवेश कर जाए। यदि वह उसे वापस ले जाता और सीलिया की रक्षा के लिए उसके पास रखता तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। जाने से पहले साहिल ने रेड फ्लेम में 1 ट्रिलियन का निवेश किया ताकि वे डार्क केप का उचित निर्माण कर सकें। इसके अलावा उसने उन्हें यह भी बताया कि यदि पर्याप्त न हो तो वे उससे और मांग सकते हैं। पॉल को इससे आश्चर्य नहीं हुआ। साहिल के पास बहुत पैसा था और उसने इसे पहले देखा था। हालांकि किलर और ट्यूलिप थोड़े हैरान थे। कप्तान ने वास्तव में उन्हें नकद में 1 ट्रिलियन दिया।
कैसलैंड के आसपास के कुछ छोटे देशों के पास जरूरी नहीं कि इतना नकद भंडार हो। कप्तान वास्तव में एक देश जितना अमीर था। सोमरलैंड में कैपिटल सिटी चेसेस फैमिली की पार्टी के सभी मेहमान चले गए थे। ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भी लुकस द्वारा ले जाया गया था। फॉल्कन में टीम वल्चर के टीम कैप्टन लुकस, जो एक पीक ड्रैगन रैंक का था, और वल्चर 2 जो ड्रैगन रैंक के अंतिम चरण लेट स्टेज में था, का सामना करते हुए उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। इस प्रकार वे केवल आज्ञाकारी रूप से जांच के लिए लुकस के साथ वापस जा सकते थे। सौभाग्य से उन्हें याद आया कि उन्होंने सोमरलैंड में कोई अपराध नहीं किया था। दादाजी, हमें क्या करना चाहिए? हैंक ने कांपती आवाज में पूछा। जस्टिन मर चुका था, इसलिए चेसेस फैमिली भी ढह रहा था। परिवार में वर्तमान में मौजूद लोग प्रथम श्रेणी के परिवार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हैनली एक तरफ खोया हुआ सा बैठा था। वह अब तक होश में नहीं आया था। चेसेस फैमिली, जो अभी भी अपने चरम पर था, अचानक इस स्थिति में कैसे गिर गया? स्वर्ग से सीधे नर्क में गिरने के एहसास ने उसे लंबे समय तक उबरने में असमर्थ बना दिया। जोसेफ ने बटलर से कहा, एल्मा, जल्दी करो और आज तुम्हें मिले सभी उपहार वापस कर दो। प्रथम श्रेणी से नीचे के परिवारों के उपहारों की 2 गुनी राशि पहले लौटाओ। प्रथम श्रेणी के परिवारों के लिए 5 गुना और कुलीन अभिजात वर्ग एलीट एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लिए 10 गुना। तुम्हें ये जल्दी करना होगा। महोदय, हमें इस बार बहुत सारे उपहार मिले हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो चेसेस फैमिली को बहुत नुकसान होगा और हम कई वर्षों तक उबर नहीं पाएंगे, बटलर ने कहा। अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। हाल के दिनों में चेसेस फैमिली ने आंख मूंद कर विस्तार किया है और कई लोगों को नाराज किया है। अब जब जस्टिन चला गया है तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। यदि वे एकजुट हो जाते हैं तो चेसेस फैमिली उनका विरोध नहीं कर पाएगी। मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि ऐसा करने से उनका गुस्सा अस्थायी रूप से शांत हो जाएगा। जी महोदय, मैं अभी करता हूं। बोलने के बाद बटलर जल्दी से विला से निकल गया। अध्याय 369। दादाजी, हाँ, हमें क्या करना चाहिए? चाचा चले गए हैं, इसलिए साहिल निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेगा, हैंक ने कांपती आवाज में पूछा। जब हैनली ने साहिल का नाम सुना तो वह भी होश में आया और उसने घबराहट में पूछा, दादाजी, साहिल इस बार हमसे बदला लेने के लिए निश्चित रूप से वापस आएगा। हमें क्या करना चाहिए? आपको हमें बचाना होगा। तुम दोनों जाओ और अपना सामान पैक करो। मैं तुम्हें तुरंत सोमरलैंड से बाहर निकाल दूंगा, जोसेफ ने कहा। ओह, ठीक है, ठीक है, दोनों भाइयों ने जल्दी से उत्तर दिया। लेकिन इस बार हम अपने साधारण रास्ते का उपयोग नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सोमरलैंड की सीमा पर भेजने का रास्ता ढूंढूंगा और तुम दूसरी तरफ जाने के लिए पुराने जंगल ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट से होकर जाओगे। क्यों? हैंक ने पूछा। साहिल फॉल्कन का सदस्य है। पूरे सोमरलैंड में फॉल्कन के खुफिया नेटवर्क के साथ यदि तुम साधारण रास्ते पर चलते हो तो तुम निश्चित रूप से पकड़ लिए जाओगे। भले ही तुम विदेश भाग जाओ, वह फिर भी तुम्हारा पीछा कर सकता है। साथ ही पुराने जंगल में चुंबकीय क्षेत्र हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए विमान भी वहां प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसलिए वहां से जाना सुरक्षित होगा। लेकिन पुराना जंगल इतना बड़ा है, क्या हम वास्तव में वहां से पैदल जा सकते हैं? तुम पहले से ही प्रथम श्रेणी के शिखर स्तर पर हो और तुम टाइगर रैंक में प्रवेश करने वाले हो। हैनली भी द्वितीय श्रेणी के शिखर स्तर पर है। क्या तुम हमेशा यह नहीं कहते थे कि तुम उसे पार नहीं कर सकते? ये तुम दोनों के लिए पुराने जंगल से गुजरने का एक अवसर है, और यह संभव है कि यदि तुम जंगल को पार करने में सफल रहे तो तुम और आगे बढ़ पाओगे। ये भविष्य में तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा, जोसेफ ने कहा। दादाजी, लेकिन कोई लेकिन नहीं। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम केवल साहिल के तुम्हारे दरवाजे पर आने तक का इंतजार कर सकते हो। जब ऐसा होगा तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम दूसरी तरफ पहुंचोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा तैयार करूंगा। फिर तुम अपनी मनचाही जगह पर अच्छी तरह रह सकते हो। जब ये लहर गुजर जाएगी तो मैं तुम्हें वापस लाने का रास्ता ढूंढूंगा। जोसेफ ने मन ही मन आह भरी जब उसने भाइयों को पागलों की तरह जाते देखा। वह जानता था कि इस बार चेसेस फैमिली के लिए इस बाधा को पार करना मुश्किल होगा। हैंक बहुत कट्टरपंथी था और उसने इस दौरान बहुत से लोगों को नाराज किया था। उसने वॉर्नर फैमिली को भी नाराज कर दिया, जो कि एक कुलीन अभिजात परिवार था। जोसेफ इसे रोक सकता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके बेटे जस्टिन की अचानक हत्या हो जाएगी। जब तक जस्टिन डार्क केप में था, चेसेस फैमिली ठीक रहती। कितने अफसोस की बात है। उसने बस आशा व्यक्त की कि दोनों भाई परिवार का नाम जीवित रख सकें और भविष्य में एक दिन सोमरलैंड लौट सकें। जोसेफ उठा और विला से निकल गया। उसे अभी भी बहुत कुछ करना था। अपने सबसे बड़े बेटे हैंक और हैनली के पिता, जो केवल बाहर मूर्खता करना जानते थे, के अलावा उसकी अभी भी 3 बेटियां थीं। उसे उन्हें व्यवस्थित करने और उन्हें चेसेस फैमिली से दूर करने की कोशिश करने की जरूरत थी ताकि वे एक अच्छा जीवन जी सकें।
ये सबसे अच्छा होगा यदि वे कैपिटल सिटी भी छोड़ सकें। इस समय जोसेफ अचानक 10 साल बड़ा लगने लगा। जैसे इस फैमिली, जिसे उसने मुश्किल से संभाला हुआ था, जस्टिन की मृत्यु के कारण अंततः एक हताश स्थिति में थी। रात में कई ट्रांसफर के बाद हैंक और हैनली को आखिरकार ट्रक द्वारा सोमरलैंड की सीमा पर पुराने जंगल में ले जाया गया। जब तक वे इस जंगल को पार कर सकते थे, वे विपरीत दिशा में एक मध्यम आकार के देश तक पहुंच सकते थे। यदि वे यहां से शुरू करते हैं तो वे फॉल्कनिया नहीं पहुंचेंगे। चूंकि यहां की दूरी कम थी, इसलिए उन्होंने वहां पैदल जाने का फैसला किया। उन दोनों की पीठ पर एक एक बैकपैक बंधा हुआ था। बैकपैक के अंदर एक साधारण स्लीपिंग बैग और कुछ खाना था। इस बिंदु से बाहर निकलने में कम से कम आधा महीना लगेगा। हालांकि पुराने जंगल में कई जानवर थे, लेकिन वे हैंक के लिए खतरा नहीं थे, जो टाइगर रैंक को पार करने वाला था। केवल एक चीज जिस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत थी वह ये थी कि उन्हें जहरीले सांपों और कीड़ों द्वारा न काटा जाए। ये काफी परेशानी भरा होगा। चांदनी की मदद से दोनों ने अंधेरे पुराने जंगल में कदम रखा। कुछ 100 मीटर आगे चलने के बाद उन्हें समतल जमीन मिली और उन्होंने दिन के दौरान निकलने से पहले यहाँ एक रात आराम करने की योजना बनाई। पुराने जंगल में रात के समय बहुत अंधेरा था। भले ही आसमान में चांद बड़ा, गोल और चमकीला था, लेकिन इसे हरी भरी वनस्पतियों ने रोक दिया था और चांदनी बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पा रही थी। रात में सोते समय जानवरों के हमले से बचने के लिए दोनों ने बारी बारी से पहरा दिया। रात जल्दी बीत गई। अगली सुबह जल्दी भाइयों ने आगे बढ़ना जारी रखा। लगातार 2 दिनों के बाद उन दोनों के बीच का तनाव धीरे धीरे कम हो गया। भले ही उन्हें घर से दूर रहना पड़ा, लेकिन जब तक वे जीवित रह सकते थे वे इसके साथ ठीक थे। जब उन्होंने लगभग 1 महीने पहले साहिल से मिलने पर मौत के कगार पर होने के एहसास को याद किया, तो वह दृश्य उनके मन में जीवंत हो उठा। साहिल के सामने उनके पास प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा भले ही वे विदेश चले गए, फिर भी वे एक अच्छा जीवन जिएंगे। जाने से पहले जोसेफ ने उन्हें एक बैंक कार्ड दिया जिसमें बहुत बड़ी धनराशि थी। यह उनके लिए बिना किसी चिंता के जीवन भर खर्च करने के लिए पर्याप्त होगा। हैंक, क्या तुम्हें लगता है कि हमें कभी सोमरलैंड वापस जाने का मौका मिलेगा? हैनली ने चलते हुए पूछा। बिल्कुल, हम जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि दादाजी मामले को अच्छी तरह से संभाल लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जल्द ही नहीं। हमें इस हंगामे के बीतने का इंतजार करना होगा, हैंक ने उत्तर दिया। इसमें कितना समय लगेगा, मुझे कैसे पता चलेगा? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम कमीने। यदि तुमने साहिल को नाराज नहीं किया होता तो हमें देश छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? हैंक ने डांटा। मुझे कैसे पता चलता कि साहिल इतना कुशल था? वह एसआरयू से सिर्फ एक एक्सचेंज छात्र है और भले ही हम घर पर रहते फिर भी हमें कष्ट सहना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा कि बंदूकों के साथ बाहर आना बेहतर है, कहीं हम हंसी के पात्र न बन जाएं। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि हर दिन केवल महिलाओं के बारे में मत सोचो, क्योंकि वे जल्द या बाद में तुम्हारा अंत होंगी। सीलिया अन्य महिलाओं से अलग है। यदि मेरे चाचा ठीक होते तो भले ही मैंने सीलिया पर खुद को थोप दिया होता, फिर भी मैं ठीक रहता। चाचा कुछ और दिनों तक क्यों नहीं टिक सके? हैनली ने कुछ पछतावे के साथ कहा। वह अपने परिवार द्वारा आयोजित पार्टी के बाद सीलिया को उसके घर से अपहरण करने वाला था। हालांकि जब वे पार्टी में थे तब उसके चाचा जस्टिन मुसीबत में पड़ गए। तुम अभी भी सीलिया के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुम पागल हो? अगर मैं सीलिया को हासिल नहीं कर पाया तो मैं हार नहीं मानूंगा। हैंक के बोलना खत्म करने से पहले ही किसी और ने उसके लिए वाक्य पूरा कर दिया। तुम्हें इस जीवन में अब कभी मौका नहीं मिलेगा। भाइयों की बाहों पर तुरंत रोंगटे खड़े हो गए। वह कौन है? कौन बात कर रहा है? अध्याय 370। लंबे समय बाद मुलाकात हुई। चेसेस ब्रदर्स। साहिल अचानक उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। साहिल, चेसेस ब्रदर्स एक साथ चिल्लाए। तुम यहाँ क्यों हो? अगर तुम लोग यहाँ हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? साहिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि उसकी मुस्कान ने चेसेस ब्रदर्स के पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। ये सर्दियों में हड्डी चीरने वाली ठंड जैसा महसूस हुआ। असंभव, हम बहुत गुप्त थे। यह असंभव है कि तुम्हें पता चल गया। गुप्त, ये वही है जो तुम सोचते हो। तुम्हें पिछली बार किसी ने बचा लिया था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस बार कोई तुम्हें बचाएगा? साहिल, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे चाचा को अभी चोट लगी है और वह भाग गए हैं। यदि तुम हमें छूने की हिम्मत करते हो तो वह निश्चित रूप से तुमसे बदला लेंगे, हैंक ने घबराहट में कहा। वह साहिल को डराने के लिए जस्टिन की प्रतिष्ठा का उपयोग करना चाहता था। ओह, जस्टिन को बस चोट लगी है। मुझे ये क्यों नहीं पता था? साहिल ने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। हम अपने चाचा से मिलने जा रहे हैं। वह हमें लेने के लिए पहले से ही रास्ते में हैं। यदि तुम नहीं जाते हो तो जब मेरे चाचा आएंगे तो तुम चल नहीं पाओगे। मेरे चाचा ड्रैगन रैंक में नंबर 1 हैं। हैंक ने महसूस किया कि यह काम कर रहा है, इसलिए उसने जल्दी से जोड़ा। हा, साहिल अपनी हंसी नहीं रोक सका।
तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम जल्दी चले जाओ, क्योंकि मेरे चाचा जल्द ही आने वाले हैं। मैं तुम दोनों पर हंस रहा हूं कि तुम मौत के कगार पर होने के बावजूद मुझे जस्टिन के साथ डराने की कोशिश कर रहे हो। कितना हास्यास्पद है। इसमें हास्यास्पद क्या है? तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तुम मेरे चाचा का कोई मुकाबला नहीं हो। क्या तुम्हें इस बात की उत्सुकता नहीं है कि जस्टिन क्यों मरा? वह इतने सालों से डार्क केप में था, लेकिन तुम्हारे द्वारा मुझे नाराज करने के बाद अचानक उसकी मृत्यु क्यों हो गई? साहिल ने अचानक पूछा। जब चेसेस ब्रदर्स ने सुना कि उसने क्या कहा तो वे आतंक में साहिल को घूरने लगे। नहीं, यह असंभव है। मेरे चाचा ड्रैगन रैंक में नंबर 1 हैं। तुम उन्हें नहीं मार सकते। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। हैंक आतंक में चिल्लाया। तुम। हैनली भी आतंक में साहिल की ओर देख रहा था। वह काफी देर तक हकलाता रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। असंभव, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या संभव है। साहिल के ऐसा कहने के बाद उसका शरीर हिला और वह पलक झपकते ही चेसेस ब्रदर्स के सामने आ गया। उसने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए और उन दोनों की गर्दन पकड़ ली। हैंक और हैनली ने साहिल के हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि वे चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, साहिल की पकड़ टस से मस नहीं हुई। साहिल द्वारा उनकी गर्दन पकड़ने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। साहिल द्वारा भाइयों की गर्दन पकड़ने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर ऊपर उठ रहे हैं और उन्होंने सोचा कि साहिल ने उन्हें उठाया है। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर अभी भी ऊपर उठ रहे थे, और तभी उन्हें एहसास हुआ कि साहिल ने उन्हें अपने हाथों से पकड़ रखा था, क्योंकि वह हवा में ऊपर उठ रहा था। ये कैसे संभव था? केवल ड्रैगन रैंक के शिखर से परे जाने वाला एक महान मास्टर ही ऐसा कर सकता था, है ना? क्या साहिल सच कह रहा था? क्या उसने वाकई चाचा जस्टिन को मार डाला? भाइयों को झटका लगने के साथ साथ अनंत पछतावा भी हो रहा था। उन्होंने चेसेस फैमिली के सबसे बड़े समर्थक चाचा जस्टिन को मार डाला। यदि जोसेफ को ये पता होता तो कौन जानता कि उसने इन 2 मूर्खों को सीधे गोली मार दी होती। यदि उन्होंने साहिल को नाराज नहीं किया होता तो जस्टिन की मृत्यु नहीं होती। चेसेस फैमिली आगे बढ़ने के लिए इस शक्तिशाली व्यक्ति पर निर्भर रह सकता था। जल्द ही वे कुलीन अभिजात परिवारों में से एक बन जाते। इसके बाद वह हैंक चेसेस अपने बहुत से साथियों से आगे होता और कैपिटल सिटी में एक कुलीन अभिजात परिवार का मुखिया बन जाता। यहां तक कि टी-मैन स्टैन भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। इस समय यदि हैंक हिल सकता तो उसे लगा कि उसने अपने छोटे भाई को मार दिया होता। सब कुछ उसकी गलती थी। इसके अलावा इस सब की जड़ एक महिला थी। हैनली ने एक महिला के लिए पूरे चेसेस फैमिली को बर्बाद कर दिया। यहां तक कि उसके चाचा जस्टिन, जो ड्रैगन रैंक में नंबर 1 थे, मर चुके थे क्योंकि वे हैनली द्वारा इसमें शामिल किए गए थे। इस समय यदि हैनली के पास विकल्प होता तो वह सीलिया को दोबारा कभी नहीं उकसाता, भले ही वह वाकई सुंदर, पवित्र और बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे पसंद थी। उसकी जान के सामने एक महिला क्या थी? यदि उसने सीलिया को नहीं उकसाया होता तो वह अभी भी चेसेस फैमिली का दूसरा बेटा होता। चेसेस फैमिली जस्टिन के समर्थन के साथ विकसित होता रहता, उसका रुतबा बढ़ता रहता और वह 10 महिलाएं या 100 महिलाएं भी पा सकता था। उसके पास वे सभी महिलाएं होती जो वह चाहता था। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। जैसे साहिल ने कहा, उन्हें अपने किए के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, जब तुम नरक में जस्टिन को देखो तो उसे बताना कि उसे मारने वाला व्यक्ति मैं, साहिल खुराना था और मुख्य अपराधी उसके 2 भतीजे हैं। साहिल के बोलना खत्म करने के बाद उसने चेसेस ब्रदर्स को प्रतिक्रिया करने के लिए कोई समय नहीं दिया, इससे पहले कि उसने अपने हाथों पर कुछ ताकत लगाए। कड़क कड़क, हैनली और हैंक की गर्दन टूट गई। साहिल ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उनके शव 20 मीटर से अधिक की ऊंचाई से नीचे गिर गए। कुछ सेकंड बाद धप धप उनके जमीन पर गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। इस बीच साहिल सोमोलैंड की दिशा में उड़ गया। वह हवा में मंडरा सकता था और पीक ड्रैगन रैंक से आगे जाने के बाद कुछ क्षणों के लिए उड़ सकता था। हालांकि चूंकि यह केवल एक छोटी अवधि थी, साहिल को उसके तुरंत बाद आराम करने के लिए लैंड करने की आवश्यकता थी। उसने सुना था कि एक और कदम आगे बढ़ाने के बाद वह आसमान में ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।